चैप्टर 201 जिन वू का आइस एल्विस नामक राक्षसों के साथ थोड़ा इतिहास था। जब वह अपने जीवन में पहली बार लाल दरवाजे से टकराया तो क्या उसका सामना इन प्राणियों से नहीं हुआ था। बॉस की भीड़ बारूका को उसके हाथ से फिसलते हुए और केवल एक खंजर पीछे छोड़ते हुए देखने के बाद उसे कितना दुख हुआ। उस घटना को याद करने मात्र से ही उस राक्षस की छाया को निकालने में असफल होने के बाद उसकी सारी बुरी भावनाएं वापस आ गईं। और मैं यहां था, बस इसके बारे में भूल गया था। स्वाभाविक रूप से इस प्राणी की कलाई और गर्दन को पकड़ने के दौरान उसकी ताकत बढ़ गई। किसी भी मामले में एक उच्च कोटि का राक्षस जिसे कालकोठरी में कैद होना चाहिए था, वह यहां खुलेआम क्यों घूम रहा था। जिन वो अपने छाया सैनिक के साथ अपनी स्थिति बदलकर यहां आया। इसके बाद उसने अपना संतुलन बनाए रखने और लगभग 7 या 8 मंजिलों की ऊंचाई पर हवा में तैरने के लिए रूलर अथॉरिटी का उपयोग किया। राक्षस को कसकर पकड़ते हुए उसने इस रहस्यमय आइस एल्फ से एक सवाल पूछा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? उन नुकीले कानों या लंबे सफेद बालों या यहां तक कि उसकी चांदी जैसी आंखों की जोड़ी को देखकर ये चीज ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन फिर वह इस प्राणी के अथाह लंबे समय के निशान को भी महसूस कर सकता था। बहुत इतना ही नहीं, राक्षस ने अपने दांत पीस लिए और जिन वू के हाथों को झटक दिया। क्या अद्भुत शारीरिक शक्ति है। इससे पहले कि उसे अपनी पकड़ से बाहर निकलते राक्षस से आश्चर्यचकित होने का मौका मिलता, जिन वू ने प्राणी के मुंह के चारों ओर जमा हुई इस ठंडी आभा को पकड़ लिया। बेवजह दानव राजा बरन की अपने मुंह से बिजली निकालते हुए की छवि इस बदमाश के साथ ओवरलैप हो गई। सहज प्रवृत्ति से जिन वू ने अपना धड़ दूर झुका लिया। राक्षस के मुंह से निकली कड़वी ठंडी हवा जिन वू की मूल स्थिति से आगे निकल गई और उसके पीछे हवा में फैल गई। अपनी दोनों आंखों से राक्षस द्वारा डाली जा रही जादुई ऊर्जा की डरावनी मात्रा की पुष्टि करने के बाद जिन वू तुरंत पर्याप्त दूरी पर पीछे हट गया। उसने अपने कंधे पर चिपके हुए बर्फ के कणों को हल्के से झाड़ा और आइस एल्फ को ध्यान से देखा। वो चीज कोई साधारण राक्षस नहीं थी। उसकी अति तीक्ष्ण इंद्रियां उसे चेतावनी दे रही थी कि यह चीज अब तक उसके सामने आए किसी भी राक्षस से कहीं अधिक शक्तिशाली है। हालांकि जिन वू आश्चर्यचकित होने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं थे। लेकिन आप कैसे? संप्रभु ने जल्दी से जिनवू की छाया को देखा और वहां छिपे हुए सैनिकों की संख्या की पुष्टि करने के बाद इस तथ्य को छिपा नहीं सका कि वह इस समय गहरा आश्चर्य महसूस कर रहा था। आप इतने सारे सैनिकों को इकट्ठा करने में कामयाब रहे हैं, तो आपने पहले ही हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? जब जिनवू ने उत्तर देने का कोई प्रयास नहीं किया तो संप्रभु उसकी आंखों में देखने लगा और फिर प्राणी के मुंह से एक दर्द भरी हौंफ निकल पड़ी। तो यह ऐसा ही था, आप वो परिवर्तनशील व्यक्ति हैं जिसके बारे में उन्होंने बात की थी, क्या आप नहीं हैं? यह मूर्ख किस बारे में बात कर रहा था? जिन वू इस राक्षस के लगातार बड़बड़ाने के पीछे के अर्थ के बारे में उत्सुक हो रहा था, लेकिन बहुत बुरा, उसके पास इस प्राणी के साथ सौहार्दपूर्ण प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करने के लिए पर्याप्त छूट नहीं थी। बस एक पल की लापरवाही और दुश्मन की तलवार उस तक पहुंच जाएगी, और वह ब्लेड इतना कुंद नहीं था कि वह उसे नजरअंदाज कर सके और सर्वश्रेष्ठ की आशा कर सके। दरअसल उसका कंधा जो कुछ सेकंड पहले एक पल के लिए थिरक गया था, अब भी दर्द कर रहा था। जिन वू ने दर्द वाले कंधे पर एक नजर डाली और चुपचाप अपनी इन्वेंटरी से डेमन किंग्स शॉर्ट स्वर्ड्स को बुलाया। उसके हाथों में चुपचाप हथियार आ गए। क्या यह एक मैच प्रकार का प्राणी है? ये देखते हुए कि यह कैसे मुश्किल से उसकी पकड़ से बाहर निकलने में कामयाब रहा, इसकी शारीरिक ताकत या सुरक्षा उतनी ऊंची नहीं लगती थी जितनी इसके जादुई ऊर्जा भंडार का सुझाव दिया गया था, जो वास्तव में एक राहत थी। वो अब तक कई अलग अलग प्रकार के राक्षसों से लड़ने के अपने विशाल अनुभवों से जानता था कि मैच प्रकार के दुश्मनों से निपटना सबसे आसान था, क्योंकि उन्हें एक पल में मारा जा सकता था। विजेता का निर्धारण करने के लिए बस एक हिट ही काफी होगी। यदि उन दोनों के पास जादुई ऊर्जा भंडार का स्तर समान है तो जादुई हमलों से बचने की आवश्यकता वाले व्यक्ति को लाभ होगा। उसके प्रतिद्वंद्वी को भी यह पता रहा होगा, क्योंकि उसने तुरंत आक्रामक होने की कोशिश नहीं की, भले ही उसने जिन वू की शत्रुता को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। फ्रॉस्ट के संप्रभु ने अपने विकल्पों पर बहुत गंभीरता से विचार विमर्श किया, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए, ये निर्णय लेने से पहले कि वह आगे क्या करेगा। हम यहीं रुकेंगे। मैं आज यहां आपके साथ जीवन या मृत्यु का संघर्ष करने नहीं आया हूं। वह क्या था? जिन वू ने गहराई से भौहें चढ़ाई। उसे इस आदमी को जाने देने की कोई इच्छा नहीं थी। तो यह किसने तय किया कि वे कब लड़ना बंद करेंगे? इसके अलावा इस प्राणी के पास भारी मात्रा में जादुई ऊर्जा थी। जिन वू कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर उसने इस राक्षस को सफलतापूर्वक मार डाला तो उसे कितने अनुभव अंक मिलेंगे।
उसका लेवल अगले 10 तक भी बढ़ सकता है, ठीक उसी तरह जब उसने दिग्गजों के राजा को मार डाला था। जब उसके विचार वहां पहुंचे तो जिन वू ने अंततः राक्षस की पहचान निकाली। क्या वो बात हो सकती है? इसी बीच संप्रभु ने हंटर एसोसिएशन भवन की टूटी दीवार की ओर इशारा किया। क्या आप उस इंसान को बचाने के लिए यहां नहीं आए थे? तकनीकी रूप से कहें तो वो यहां इसलिए आया क्योंकि जिस चीटी सैनिक को उसने एसोसिएशन अध्यक्ष की छाया में छोड़ा था, उसने उसे एक तत्काल चेतावनी भेजी थी, बस इतना ही। जिन वू की नजर उस स्थान की ओर चली गई जिस ओर संप्रभु की फैली हुई उंगली इशारा कर रही थी, और उसने गोह गन हुई को वहां फर्श पर पड़ा हुआ पाया। बेहोश एसोसिएशन अध्यक्ष सिर से पांव तक खून से लथपथ थे, और एक साधारण नजर में भी वह बता सकता था कि उस व्यक्ति का जीवन खतरे में था। ये तब था, संप्रभु के बाएं हाथ पर अचानक एक बड़ा, अविश्वसनीय रूप से तेज बर्फ का भाला बना। मुझसे लड़ने या उस इंसान को बचाने के बीच चयन करें। जैसे ही प्राणी के शब्द समाप्त हुए, भाला गोह गन हुई की ओर उड़ गया। जिन वू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपनी एकाग्रता को पूर्ण अधिकतम तक पहुंचाया, जिससे समय का प्रवाह बहुत धीमा हो गया। उसने भाला को धीरे धीरे लेकिन सटीकता से स्थिर एसोसिएशन अध्यक्ष की ओर उड़ते हुए देखा। शासक का अधिकार। उसने बर्फ के भाला को रोकने के लिए अपने अदृश्य हाथ का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन इसे फेंकने वाले की जादुई ऊर्जा ने आसानी से उसके प्रयासों को विफल कर दिया। क्रोधित होकर जिन वू ने अपनी नजर फ्रॉस्ट के संप्रभु पर डाली। बदमाश इंतजार कर रहा था। जिन वू के उत्तर के लिए वह था। उसने उस स्थान की ओर जाने से पहले अपना निचला होंठ काटा, जहां एसोसिएशन के अध्यक्ष गोह गन हुई गिर पड़े थे। वह हवा जहां जिन वू विस्फोटक शक्ति से डगमगाता और गिरता था, भाला के उतरने से ठीक पहले, वह लगभग बिना कोई समय बचाए सबसे पहले गोह गन हुई की तरफ पहुंचा और उस स्थिर व्यक्ति को हथियार के प्रक्षेप पथ से दूर खींच लिया। भाला सीधे फर्श से टकराया और ठंड तेजी से फैल गई और एक पल में आसपास का वातावरण जम गया। पलक झपकते ही राष्ट्रपति कार्यालय का पूरा फर्श बेहद कम तापमान से जम गया। धिक्कार है। जिन वू ने गोह गन हुई को उठाया और ठंड से बचने के लिए हल्के से हवा में उछल गया, और एक बार जब यह अविश्वसनीय काटने वाली ठंडक चारों ओर फैलना बंद हो गई, तो वह वापस फर्श पर बैठ गया। इस घटिया रणनीति से और अधिक क्रोधित होकर जिन वू ने देखने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन बदमाश इस लड़ाई से बचने के लिए पहले से ही एक छोटे गेट में कूद रहा था। हड़बड़ी में उसने जल्दी से इन्वेंटरी से बारूका का खंजर बुलाया और उसे फेंक दिया। डैगर रश। खंजर बिल्कुल सीधी रेखा में उड़ गया और संप्रभु के कंधे पर सटीक वार किया। फ्रॉस्ट के शासक ने अपने कंधे में रखे खंजर की ओर देखा, फिर उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने इसे उस पर फेंका था, और अपने दांत पीस लिए। वह जल्द ही गेट की गहराई में गायब हो गया। जिन वू प्राणी का पीछा करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन गेट का आकार धीरे धीरे सिकुड़ता देख उसने यह विचार छोड़ दिया। इसके अलावा गोह गन हुई की वर्तमान स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह अपना ध्यान कहीं और केंद्रित कर सके। बूढ़े आदमी ने हांफते हुए दर्द भरी कराह निकाली। जिन वू के होंठ एक सीधी रेखा में बंद हो गए जब उसने एसोसिएशन के अध्यक्ष गोह गन हुई को जीवन और मृत्यु के कगार पर अनिश्चित रूप से झूलते हुए देखा। इसे उपचार औषधि से ठीक नहीं किया जा सकता। उस स्थिति में उसके लिए सबसे अच्छी प्रतिक्रिया ये हो सकती थी। जिन वू जोर से चिल्लाया, बेरू! तुरंत उसने महसूस किया कि दूर से उसके अपार्टमेंट से एक परिचित आभा तेजी से उड़ रही है। जिन वू के सामने घुटने टेकने से पहले बेरू अपनी पूरी ताकत से उड़कर कई दीवारों को तोड़ता हुआ राष्ट्रपति कार्यालय में घुस गया। क्या तुमने मुझे बुलाया है, हे मेरे राजा? जिन वू ने सावधानी से गोह गन हुई के ऊपरी धड़ को फर्श पर उतारा और एक कदम पीछे हट गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष के शरीर से इतना खून बह रहा था कि कुछ सेकंड के लिए वृद्ध व्यक्ति के धड़ को सहारा देने से जिन वू के हाथ अब गहरे लाल रंग में रंग गए थे। जिन वू का रंग और उदास हो गया जब उसने अपनी उंगलियों से फर्श पर गिरती खून की बूंदों को देखा। बेरू ने वैसा ही किया जैसा उसके स्वामी ने चाहा था और गोह गन हुई से संपर्क किया। उसने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को ठीक करने के लिए अपनी सारी जादुई ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से इतने ठोस उपचार प्रयास के बाद भी मरने वाले व्यक्ति का रंग बिल्कुल भी सुधरना नहीं चाहता था। बेरू घबरा गया और उसने अपना मुंह खोल दिया। मेरे राजा! बोलते समय बेरू की डरी हुई निगाहें जिन वू की ओर चली गईं। मेरा उपचार जादू उस पर काम नहीं कर रहा है। मैं इस आदमी को ठीक नहीं कर सकता। क्या ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अतिशयोक्ति कर रहा है? क्योंकि जब बेरू अपना उपचार जादू जारी रख रहा था तो उसके हाथ कांप रहे थे। यहां तक कि जिन वू को भी महसूस हो रहा था कि बेरू की जादुई ऊर्जा अभी कितनी भारी मात्रा में खर्च हो रही है। इस दर पर
पूर्व चींटी राजा भी थकावट से उबर जाएगा। जिन वू ने उपचार के प्रयास को रोक दिया और उस व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को करीब से देखने के लिए गोह गनहुई के बगल में बैठ गया। बेरू के लगभग निस्वार्थ प्रयासों के बावजूद एसोसिएशन अध्यक्ष की जीवन शक्ति पहले से भी अधिक कमजोर हो गई थी। वह हमला जो भी था, गोह गनहुई की छाती का छेद तब भी बंद नहीं होना चाहता था जब जिन वू ने स्टोर में बिकने वाली सबसे महंगी उपचार औषधि की एक पूरी बोतल डाल दी। धिक्कार है, जैसे जैसे गोह गनहुई के लिए महत्वपूर्ण क्षण करीब आता गया, जिन वू की सांसें तेज होती गईं। जिस आदमी ने जिन वू की खातिर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया वो फिसल रहा था और वो कुछ नहीं कर सका। अत्यंत हताशा के कारण उसने दिव्य जल के जीवन की बोतल भी मंगवाई, लेकिन इससे पहले कि वह इसका उपयोग कर पाता, किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। बंद करो ये सब, ये गोह गनहुई था। वो किसी तरह जबरदस्ती अपनी आंखें खोलने में कामयाब रहे। एसोसिएशन अध्यक्ष, उनकी सांसें भारी थी मानो खत्म होने के कगार पर हों। हालांकि उन्हें अभी भी अपने बगल में जिनवू और बेरू के चेहरों की पुष्टि करनी थी। तुम मेरे लिए आए थे, धन्यवाद। गोह गनहुई के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान फैल गई। कृपया थोड़ी देर और रुकें, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलूंगा। जिनवू की अत्यावश्यक आवाज केवल गोह गनहुई के सिर को हिलाने में कामयाब रही। ये बेकार है, जिसने मुझ पर हमला किया वो दवा या जादू से ठीक होने के स्तर से कहीं अधिक है। लेकिन सर, एसोसिएशन अध्यक्ष से कमजोरी के ये शब्द सुनकर जिनवू को गुस्सा आने वाला था, लेकिन उसे रुकना पड़ा। गोह गनहुई का कांपता हुआ हाथ उसके हाथ को पकड़ रहा था, इसीलिए मेरी बात सुनो। मानो वो जीवन के बुझते अंगारों पर आखिरी बार दौड़ रहा हो। गोह गनहुई की भौहें ऊंची हो गईं, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं महान प्राणियों की इच्छा के संपर्क में आने में सक्षम था। मैंने उनकी योजनाएं देखी, हमारे समान शत्रु कौन है और वे चीजें जो हमें करनी चाहिए। गोह गनहुई के मुंह में खून जमा हो गया और तेजी से बढ़ने लगा। कितनी राहत है कि आप यहां हमारे साथ हैं। सोचें, आपके पास उस तरह की शक्ति होगी। भगवान को धन्यवाद। जिनवू को घूरते हुए गोह गनहुई की आंखों में आंसू आने लगे। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों से युवा शिकारी के हाथ पकड़ लिए और कांपती आवाज में बोले, द्वार और काल कोठरी उनके लिए नहीं थे, हमारी रक्षा के लिए उन्होंने ये तरीका चुना। और उसी समय गोह गनहुई को खांसी हुई और उनके मुंह से लाल काला खून निकलने लगा। जिनवू ने जल्दी से दिव्य जल का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन गोह गनहुई ने अपना सिर हिला दिया। वह अपने शरीर की स्थिति को किसी से भी बेहतर जानते थे। भविष्य में कभी कभी ऐसा समय आएगा जब आपको निर्णय लेना होगा। जब आप ऐसा करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मानव जाति के पक्ष में बने रहें। गोह गनहुई की दर्दभरी हौंफती आवाज सुनकर जिनवू को ऐसा लगा जैसे उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा हो, लेकिन अभी वो बस इतना ही कर सकता था कि चुपचाप उनकी बातें सुनता। वो बस इतना ही कर सकता था। मेरी हमेशा इच्छा थी कि मैं आप जैसे युवाओं के साथ लड़ सकूं, लेकिन मेरे इस शरीर ने सुनिश्चित किया कि ऐसा कभी नहीं होगा। पहली बार गोह गनहुई ने बिना रुके अपने दिल की बात बता दी। कुछ लोगों ने उन पर नापसंदगी भरी उंगलियां उठाईं और उन पर अधिक पैसा कमाने के लिए एसोसिएशन की स्थापना करने का आरोप लगाया। कुछ लोगों ने उन्हें एक बूढ़ा मूर्ख कहकर अपमानित भी किया जो सत्ता के आकर्षण में अंधा हो गया था। बात यह थी कि जिस आदमी की वे आलोचना कर रहे थे, उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी अविश्वसनीय शक्ति होने के बावजूद भी वह इसका ठीक से उपयोग भी नहीं कर सका। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए अन्य रास्ते तलाशे और अपने नाम पर हर पैसा खर्च करने के बाद हंटर एसोसिएशन की स्थापना की, और इस संगठन के माध्यम से वो अन्य शिकारियों के करीब पहुंच गए और अपनी बुलाहट को पूरी तरह से पूरा किया। फिर भी मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है। मैं अब आप जैसे युवाओं को भविष्य सौंप सकता हूं। मैं बस यही मांगता हूं। जिनवू के हाथों को पकड़े हुए गोह गनहुई के हाथ शक्तिहीन होकर फर्श पर गिर गए, और वह अब उस युवक को नहीं, बल्कि अपने कार्यालय की छत को घूर रहे थे। क्या इसलिए कि उनके आंसू फैल गए थे? छत पर लटकी हुई रोशनियां, जिनके बारे में वह हमेशा सोचते थे कि वे उनकी पसंद के हिसाब से बहुत धीमी है, आज अत्यधिक अंधेरी लग रही थी। गोह गनहुई ने उन रोशनी को अवरुद्ध करने के लिए अपनी आंखों को ढाल लिया। मैं वास्तव में राहत महसूस कर रहा हूं। उन शब्दों के अंत में एसोसिएशन के अध्यक्ष गोह गनहुई ने पूरी तरह से बड़बड़ाना बंद कर दिया, ये पुष्टि करते हुए कि वह अब सांस नहीं ले रहे हैं। जिनवू ने बिना किसी शब्द के मृत व्यक्ति की स्थिर आंखें बंद कर दी। कृतज्ञता के उनके अंतिम शब्दों की तरह उनके चेहरे पर शांति की अभिव्यक्ति थी। जिनवू ने बाहर देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। उसने नष्ट हुई दीवार के पार से बादल भरे आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदों को देखा।
आसमान सुबह से ही उदास था। अगले दिन अनगिनत अखबारों के पहले पन्ने पर कई सुर्खियां छाई रहीं। पहला समाचार ब्राजील के सबसे महान शिकारी जोनास के एक नदी के आसपास पाए जाने के बारे में था, एक लाश के रूप में। दूसरा, कोरियाई हंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष की एक अज्ञात हमलावर द्वारा छाती पर चाकू से वार कर जघन्य हत्या के बारे में था। और अंत में हंटर सेओंग जिन वू के दक्षिण कोरिया लौटने की खबर। चैप्टर 202। सबसे पहले ये क्रिस्टोफर रीड था। अगला ब्राजील का शीर्ष शिकारी जोनास, और अंत में कोरियाई हंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष गोह गन हुई। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिकारियों में से कुछ माने जाने वाले इन शिकारियों के मरने की खबरें एक के बाद एक जनता के सामने आती गईं और इससे काफी अराजकता फैल गई। यदि शत्रु उन शिकारियों की हत्या करने में सक्षम थे जो युद्ध की शक्ति के मामले में शीर्ष पर खड़े थे, तो उन्हें कौन पकड़ पाएगा? दुनिया का जनसंचार माध्यम कई दिनों और रातों तक इन 3 शिकारियों की मौत के अलावा किसी और चीज के बारे में बात नहीं करता रहा। इन घटनाओं को लेकर अमेरिका के अपने हंटर ब्यूरो ने एक आधिकारिक बयान भी जारी किया और इसमें कहा गया कि ब्यूरो ने जिम्मेदार अपराधियों का पता लगाने में अपने संसाधनों को केंद्रित करने के लिए अन्य देशों के विभिन्न गिल्डों से संपर्क किया था। दुर्भाग्य से जनता के डर को इस तरह के एक साधारण बयान से शांत नहीं किया जा सका। यह स्पष्ट था कि क्यों भरोसेमंद दीवारें जो उन्हें राक्षसों के भयानक खतरों से अभेद्य किले की तरह बचाती थी, आखिरकार तोड़ दी गई थी। जब दुनिया भर में हंटर समुदाय और जनसंचार माध्यम उथल पुथल से गुजर रहे थे, कोरियाई हंटर एसोसिएशन ने अचानक जनता के लिए वीडियो फुटेज जारी कर दिया। इसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष गोह गन हुई की मृत्यु के समय उनके कार्यालय से रिकॉर्ड किए गए दृश्य शामिल थे। अरे बाप रे! जिस किसी ने भी संबंधित फुटेज को देखकर ताली बजाई, वो अपने सदमे और आश्चर्य को छिपा नहीं सका। कैद फुटेज में 2 आदमी दिखे, उनमें से एक निस्संदेह एसोसिएशन के अध्यक्ष गोह गन हुई थे। जहां तक दूसरे आदमी द्वारा पहले वाले की छाती पर किसी बहुत नुकीली चीज से वार करने की बात है, तो वह कोई चाहे कैसा भी दिखे, वो चीज इंसानी नहीं थी। यह एक राक्षस था, एक बर्फ योगिनी, एक राक्षस का चौंका देने वाला दृश्य जिसे कालकोठरी में कैद किया जाना चाहिए था। एक शीर्ष रैंक के शिकारी की हत्या कर रहा था। वीडियो में इतनी स्पष्टता से कैद किया गया था, क्लोज अप में प्राणी का चेहरा जल्द ही बाकी दुनिया में फैल गया। उस वीडियो का सदमा बहुत बड़ा था। अंततः लोगों को एहसास हुआ कि हालांकि शिकारी राक्षसों का शिकार करने के लिए अस्तित्व में थे, उन्हें भी बाकी सभी की तरह उनके कथित शिकार द्वारा शिकार किया जा सकता था। इसने लोगों के दिलों में आतंक की एक और परत पैदा करने का काम किया। शिकारियों द्वारा नियमित लोगों की रक्षा की जा रही थी, लेकिन फिर इन शिकारियों की रक्षा कौन कर रहा था? हालात इतने खराब हो गए कि कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि देश के सर्वश्रेष्ठ शिकारियों को अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। ये हवाला देते हुए कि एसोसिएशन के अध्यक्ष गोह गन हुई की हत्या के समय जिन वू कोरिया में नहीं था। और इसलिए जैसे ही अराजक माहौल हावी हुआ, आम जनता का ध्यान तेजी से जिन वू की ओर स्थानांतरित हो गया। हर कोई जानता था कि एसोसिएशन अध्यक्ष के साथ उसका घनिष्ठ संबंध था, इसलिए लोगों में स्वाभाविक रूप से उत्सुकता थी कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। हालांकि जिन वू ने मीडिया से कुछ नहीं कहा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। इस समय तक एसोसिएशन के अध्यक्ष गोह गन हुई की मौत के कारण की जांच पूरी हो चुकी थी। अंतिम संस्कार से एक दिन पहले जिन वू ने हंटर एसोसिएशन का अघोषित दौरा किया। वू जिन चेओल कमजोर और थका हुआ लग रहा था, प्रतीक्षा क्षेत्र में जिन वू को लेने आया। मुझे प्रतीक्षा के लिए खेद है हंटर महोदय, पिछले कुछ दिनों से यह सचमुच बहुत व्यस्त रहा है। वू जिन चेओल ने अपनी मैली कुचैली बेतरतीब दाढ़ी को रगड़ा और माफी मांगी। जिस दिन वे संयुक्त राज्य अमेरिका से लौटे, उनका इस अप्रत्याशित समाचार से स्वागत हुआ और उन्हें सीधे हंटर एसोसिएशन में वापस जाना पड़ा। उसके ठीक 3 दिन बाद इन दोनों व्यक्तियों की मुलाकात हो रही थी। हालांकि इससे पहले कि वह काम पर उतरता, जिन वू ने उससे एक प्रश्न पूछा। आपने सीसीटीवी कैमरे द्वारा ली गई बाकी फुटेज को क्यों छुपाया? एसोसिएशन का फुटेज केवल फ्रॉस्ट के संप्रभु के चेहरे को उजागर करने तक ही गया था। जहां तक जिन वू या बेरू का सवाल है, जो बाद में एसोसिएशन अध्यक्ष के कार्यालय में दाखिल हुए, उनकी फुटेज जनता के सामने नहीं आए। वू जिन चेओल ने अपना सिर खुजलाया और चेहरे पर कड़वे भाव के साथ उत्तर दिया। हम एसोसिएशन में हमेशा अपने शिकारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। हमने तय किया कि हम लापरवाही से आपकी छिपी हुई क्षमताओं को जनता के सामने उजागर नहीं कर सकते। एक शिकारी के कौशल उसके पास मौजूद सभी छिपे हुए तुरुप के पत्तों की तरह थे। किसी कौशल को सार्वजनिक रूप से प्रकट करना अपने हाथों को उजागर करने के समान होगा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से
किसी की जागृत रैंक जितनी अधिक होगी, उसके लिए अपने कौशल को छिपाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि यह कार्य अप्रत्याशित स्थिति में किसी की जान बचा सकता है। जिनवू के कौशल ने उसे पलक झपकते ही अमेरिका से दक्षिण कोरिया में हंटर एसोसिएशन की इमारत तक यात्रा करने की अनुमति दी। एसोसिएशन ने फैसला किया कि वे हंटर की सहमति के बिना इस स्मारकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रकट नहीं कर सकते। मुझे यकीन है कि अगर एसोसिएशन अध्यक्ष अभी भी हमारे साथ होते तो उन्होंने बिल्कुल यही निर्णय लिया होता। चीफ वू जिन चियोल गोह गनहुई का बहुत सम्मान करता था और हर कोई यह कह सकता है कि वह इस संगठन में किसी अन्य की तुलना में अपने दिवंगत बॉस के अधिक करीब था। इसलिए जब उसने एसोसिएशन प्रेसिडेंट शब्द का जिक्र किया तो उसकी आंखें अपने आप लाल हो गईं। ओह, समझा, यही कारण है कि घर वापस जाने के लिए विमान पर चढ़ने से पहले आपकी अभिव्यक्ति इतनी डरावनी और अक्षम्य लग रही थी। जिन वू ने साधारण सिर हिलाकर वू जिन चियोल के अनुमान को स्वीकार कर लिया। बाद वाले को लगा जैसे फुटेज देखते ही एक रहस्य सुलझ गया। ये रहस्य कि जिस दिन वे दक्षिण कोरिया के लिए प्रस्थान करने वाले थे, उस दिन जिन वू का मन इतना भारी क्यों था? क्या वो राक्षस इतना शक्तिशाली था कि तुम उसे रोक नहीं सके, हंटर महोदय? जिन वू ने अपना सिर हिलाया। जब मैं यहां पहुंचा तो ये पहले ही हो चुका था। जिन वू ने फिर से उदास भाव व्यक्त किया और अंत में वू जिन चेओल का सिर नीचे गिर गया। मुझे माफ करें, मुझे यकीन है कि आप भी इस समय बहुत बुरा महसूस कर रहे होंगे। मैं बस निराश था और इसने आपको परेशान कर दिया। वू जिन चेओल किसी से भी बेहतर जानता था कि जिन वू जिम्मेदार नहीं था। शायद इसीलिए पहले वाले को सांत्वना देने की बात की कोशिश ने इसे और बदतर बना दिया। मैं अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता। जैसे ही वह आगे बढ़ा, वू जिन चेओल की निगाहें फर्श पर टिकी रहीं। वह कैसे मर सकते हैं? वो एक दिन पहले मुझसे जल्द से जल्द लौटने का आग्रह कर रहे थे क्योंकि वह अमेरिका में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सुनना चाहते थे। जिन वू ने धैर्यपूर्वक वू जिन चेओल का इंतजार किया क्योंकि बाद वाले को अपनी सजा पूरी करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एसोसिएशन अध्यक्ष ने आपसे क्या कहा, इससे पहले कि वह अपनी आंखें बंद कर ले? उन्होंने कहा कि उन्हें राहत महसूस हुई है। वू जिन चियोल ने आश्चर्यचकित होकर अपना सिर उठाया। उन्हें राहत महसूस हुई कि भविष्य मेरे जैसे युवा हंटर्स को सौंपा जा सकता है। जैसे ही वू जिन चियोल की भावनाएं उमड़ी, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह एसोसिएशन के अध्यक्ष गोह गनहुई के उदार हृदय से प्रभावित हुआ, जिन्होंने अंत तक अपने साथी लोगों के भविष्य की चिंता की। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपनी आंखों के चारों ओर थपथपाया और सिर हिलाने से पहले आंसू छिपा लिए। धन्यवाद, एसोसिएशन अध्यक्ष के अंतिम क्षणों में वहां मौजूद रहने के लिए धन्यवाद। उसके भरोसेमंद होने की बात झूठ नहीं हो सकती। यदि ऐसा था, तो मृत्यु के बाद उसने इतनी शांत अभिव्यक्ति कैसे व्यक्त की होगी? वू जिन चेओल का आभार वास्तविक था, यह उसके दिल की गहराई से आया था। जिन वू ने जवाब न देने का विकल्प चुनते हुए अपना मुंह मजबूती से बंद रखा। वू जिन चियोल के साथ इस बातचीत से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जटिल विचार कुछ हद तक सुलझ गए हैं। मैं उस बदमाश को मार डालूंगा। जिन वू की अभिव्यक्ति बेहद ठंडी हो गई। वो राक्षस जिसने एसोसिएशन अध्यक्ष की हत्या की, मैं निश्चित रूप से उसका शिकार करूंगा। सिर्फ गोह गनहुई का बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि उसे धमकी देने वाले उन बदमाशों को स्पष्ट संदेश भेजने के लिए भी। वू जिन चियोल ने अपनी सूखी लार निगल ली। वह जानता था कि यह जानलेवा आभा उसकी ओर निर्देशित नहीं थी, फिर भी तीव्र दबाव के कारण वो अभी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। सच तो यह है कि यह ठंडा और भारी जानलेवा इरादा उसके कंधों पर जोर से कुचल रहा था। जिन वू ने देखा कि वू जिन चियोल का रंग पीला पड़ रहा है और उसने तुरंत अपनी आभा वापस ले ली। आप अपना धन्यवाद तब तक सुरक्षित रख सकते हैं। वू जिन चियोल ने अपने सीने में धड़कते दिल को शांत करने की पूरी कोशिश की और सिर हिलाया। मैं समझता हूं। तभी उसे एहसास हुआ कि जिन वू ने अभी भी उसे एसोसिएशन में अपनी यात्रा के उद्देश्य के बारे में नहीं बताया है। अपने स्तर पर कोई हंटर सुरक्षा वीडियो फुटेज के बाद के हिस्से के बारे में पूछने के लिए यहां नहीं आया होगा। तो वू जिन चियोल ने विनम्रता से पूछा, मैं अपनी असावधानी के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं आपसे ये पूछना भी भूल गया कि आप हमसे मिलने क्यों आ रहे हैं, हंटर महोदय। जिन वू ने कुछ देर के विचार विमर्श के बाद उसे अपने निर्णय के बारे में बताया। क्या आप मेरे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सकते हैं? पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल पर गिद्धों के झुंड की तरह टूट पड़े। जिन वू को पिछले कुछ समय से इन पत्रकारों के साथ होने वाली बड़ी खबरों के चलते फिरते बात करते हुए बंडल के रूप में देखा जा रहा था। और ऐसे आदमी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, ऐसा उसने पहली बार किया था, तो कौन सा योग्य रिपोर्टर इसमें दिलचस्पी नहीं लेगा?
बड़ी संख्या में एकत्रित भीड़ के कारण सम्मेलन स्थल पर काफी शोर शराबा हो गया, लेकिन बिल्कुल झूठ की तरह जैसे ही जिनवू ने प्रवेश किया, उनमें से हर एक ने अपना मुंह बंद कर लिया। तुरंत आयोजन स्थल पर अपेक्षित सन्नाटा छा गया। जैसे ही जिनवू ने पत्रकारों को संबोधित करना शुरू किया, उसे अपनी त्वचा पर पत्रकारों की प्रत्येक केंद्रित निगाह महसूस हो रही थी। उच्च स्तर की बुद्धि रखने वाले राक्षसों का एक समूह वर्तमान में मानवता के शीर्ष क्रम के शिकारियों का शिकार कर रहा है। वे वहां मौजूद किसी भी शिकारी से अधिक मजबूत हैं, और वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सभी प्रकार के साधन भी अपनाते हैं। राक्षसों का एक समूह एसोसिएशन के अध्यक्ष गोह गनहुई की हत्या करने वाले एक से अधिक राक्षस थे। पत्रकार तुरंत असमंजस में पड़ गए। हालांकि जिनवू को इसकी जानकारी सीधे दिग्गजों के राजा, शुरुआत के शासक के मुंह से मिली। वहां 9 संप्रभु थे और उसने कहा कि जल्द ही उसके और तथाकथित शासकों के बीच लड़ाई शुरू होगी। संप्रभु शीर्ष पर शिकारियों को निशाना बनाने को प्राथमिकता दे रहे थे जो शासकों की शक्तियां उधार ले रहे थे। 3 शिकारी पहले ही मारे जा चुके थे और यह अज्ञात था कि निकट भविष्य में और कितने पीड़ित सामने आएंगे। कुछ समय के लिए उसने अपने सैनिकों को उन शिकारियों से जोड़ दिया जिनके बारे में हंटर बयूरो ने बताया था, लेकिन वास्तविक रूप से कहें तो वह दुनिया के हर एक शिकारी पर अपनी नजर नहीं रख सका जिसे मजबूत कहा जाता था। उदाहरण के लिए गोह गनहुई जैसे अप्रत्याशित क्षेत्र से एक और शिकार हो सकता है। जिनवू की अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य उन संभावित पीड़ितों को चेतावनी का संदेश देना था जो दुनिया के कुछ हिस्सों में राक्षसों के खिलाफ लड़ रहे थे। ये राक्षस विशेष जादू का प्रयोग करते हैं जो लक्षित स्थान को आसपास के वातावरण से अलग करता है। इस तरह वे अपने लक्ष्य को अलग कर देते हैं। यह अविश्वसनीय जानकारी थी। वो इसे बिना किसी हिचकिचाहट के प्रकट कर सकता था क्योंकि वह पहले ही एक संप्रभु से मिल चुका था। इसीलिए यदि आपको डर है कि आप उनका अगला निशाना हो सकते हैं, तो कृपया मानवीय रूप से अपने उन साथियों के जितना संभव हो सके करीब रहें जो आपकी रक्षा कर सकते हैं। जिनवू ने अंततः उस कारण का खुलासा किया कि वह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सबसे पहले क्यों आयोजित करना चाहता था। यदि आपके पास कोई कॉमरेड नहीं है जो उस भूमिका को पूरा कर सके, तो कोरियाई हंटर एसोसिएशन से संपर्क करें, वे तुम्हें मेरे पास भेज देंगे। पत्रकारों के मुख से प्रशंसा के उद्गार निकल पड़े। इतना अटूट आत्मविश्वास। थॉमस आंद्रे को पीट पीट कर अधमरा करने के लिए जिम्मेदार हंटर आत्मविश्वास से भरी ऐसी आभा बिखेर रहा था, मानो ऐसे राक्षस उसके लिए मामूली बात हो। यह निश्चित ही एक आश्चर्यजनक घोषणा थी जो जनता के दिलों से चिंता का कोहरा दूर करने में सक्षम थी। हालांकि बात यह थी, जिनवू का लक्ष्य वास्तव में कुछ और था। मैं उन सभी शिकारियों का उपयोग करके जाल बिछाऊंगा जिन्हें उन दुष्टों द्वारा निशाना बनाया जा सकता है। इसके साथ वह संप्रभु लोगों की गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम होगा, भले ही उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष गोह गनहुई जैसे सेवानिवृत्त या निष्क्रिय शिकारियों को निशाना बनाया हो। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि देर सबेर उनमें से कम एक तो उसके जाल में फंस ही जाएगा। जब जिनवू अपनी घोषणा समाप्त करने वाला था, तो लगभग तुरंत ही उस पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। मैं एक्स डेली के लिए काम करने वाला एक रिपोर्टर हूं। आप राक्षसों के इस समूह के बारे में इतना कैसे जानते हैं, हंटर महोदय? मैंने उनका पहले भी सामना किया है। अधिक विशिष्ट रूप से कहें तो वह पहले ही 2 बार उनसे मिल चुका था। उसकी मुलाकात दिग्गजों के राजा से जापान में हुई, जबकि दूसरी से कोरिया में। रिपोर्टर तुरंत अपने आश्चर्य से उबर नहीं सके, लेकिन फिर भी वे जिनवू ने जो कहा था उसे लिखना नहीं भूले। क्या इसका मतलब यह है कि उनसे मुठभेड़ के बाद भी आप सुरक्षित थे, हंटर महोदय? जिनवू ने संक्षिप्त उत्तर दिया। उसकी आंखें आत्मविश्वास की ज्वाला से जल रही थी। हाँ, उन प्राणियों का सामना करने के बाद भी शिकारी सेओंग जिनवू को कोई चोट नहीं आए। जैसा कि अपेक्षित खबर एक बार फिर से हुई, रिपोर्टरों ने जल्दी से अपने कैमरे चलाए। तभी सामने की पंक्ति से थोड़ा दूर बैठे एक पत्रकार ने अपना हाथ ऊपर उठाया। वो कोई और नहीं बल्कि वही रिपोर्टर था जो देवदूत की मूर्ति से लड़ने की कोशिश में शिकारियों द्वारा किए गए बलिदानों का दस्तावेजीकरण करने के लिए चीफ वू जिन चेओल के साथ गया था। जिन वू ने अपनी नजर उस पर डाली। रिपोर्टर किम ने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और अपने उन्मादी साथियों के विपरीत अपना प्रश्न स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से व्यक्त किया। जब आप एसोसिएशन के अध्यक्ष गोह गनहुई की हत्या के लिए जिम्मेदार राक्षस से मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? जिन वू ने माइक बंद करने से पहले बिना कुछ कहे रिपोर्टर किम के चेहरे पर उभरे गुस्से भरे भाव का अध्ययन किया। ये सब कुछ हो जाएगा। रिपोर्टर किम काफी देर तक जिनवू को मंच से उतरते हुए वापस जाते हुए देखता रहा। उसने सोचा कि भले ही कोई मौखिक उत्तर नहीं था, फिर भी वह किसी तरह युवा हंटर की दृढ़ आवाज सुन सकता था।
ड्यूटी पर मौजूद 2 सुरक्षा गार्ड थॉमस आंद्रे को अपने गार्ड स्टेशन की ओर चलते देखकर आश्चर्यचकित होकर अपनी सीटों से उठ गए, लेकिन उसने बस उन्हें संकेत दिया और उन्हें वापस बैठने के लिए कहा। उसने फिंगरप्रिंट स्कैनर पर अपना अंगूठा दबाया और स्वचालित दरवाजा खुल गया। वो और गिल्ड के शीर्ष प्रबंधक लॉरा ने गिल्ड की इमारत के नीचे स्थित भूमिगत भंडारण सुविधा में कदम रखा। जो 2 गार्ड थॉमस आंद्रे की उपस्थिति से डर गए थे, वे वास्तव में रैंक ए हंटर्स थे। चूंकि वो इमारत के पेंटहाउस स्वीट में रहता था और अगर कुछ होता तो तुरंत सूचित किया जाता, इसलिए इस भंडारण सुविधा में कदम रखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। थॉमस आंद्रे ने 1 सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया और सीधे भूमिगत सुविधा के सबसे गहरे हिस्से में चला गया। क्या आप सचमुच उसे वो उपहार देने की योजना बना रहे हैं, सर? फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के एक और दौर के बाद अंततः उन्हें उस कक्ष तक पहुंच प्राप्त हुई। क्या आप मानते हैं कि यह मेरे गिल्ड सदस्यों के साथ साथ मेरे जीवन की कीमत के लिए बहुत अधिक है? नहीं बॉस, ये बात नहीं है, लेकिन ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि वह एक शिकारी के रूप में इतना अच्छा नहीं है कि इन लोगों पर काबू पा सके? लॉरा जानती थी कि अब उससे बात करना समय की बर्बादी है। चूंकि वो जानती थी कि उसे जवाब देने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उसने अभी अपना मुंह बंद रखने का फैसला किया। इस बीच थॉमस आंद्रे उन वस्तुओं के सामने खड़ा हो गया जिन्हें वह खोज रहा था। ये हथियार उसे बिल्कुल भी शोभा नहीं देते थे, फिर भी जब भी वह उनके सामने खड़ा होता था तो वह अपने हृदय को कांपने से नहीं रोक पाता था। चाहे मैं उन्हें कितनी भी बार देखूं, वे अभी भी अच्छे लगते हैं। थॉमस आंद्रे प्रशंसा में बड़बड़ाया और लॉरा ने आखिरी बार उसे रोकने की कोशिश की। उसकी आवाज थोड़ी अनिच्छुक लग रही थी। सर, पूरी दुनिया में ये सिर्फ 2 ही है। हाँ, ये सच है। और यह इसी तरह रहेगा। मुझे यकीन है ऐसा होगा। तब भी, क्या आप उन्हें अभी भी दे देंगे? इसीलिए मैं उन्हें उसे दे रहा हूं। थॉमस आंद्रे ने एक मुस्कुराहट बनाई। इनको तैयार हुए लगभग 8 साल हो गए थे, लेकिन उनसे निकलने वाली तीखी रोशनी रत्ती भर भी कम नहीं हुई थी। सर्वश्रेष्ठ शिकारी को सर्वोत्तम हथियारों की आवश्यकता होती है। क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें यहां सड़ने देना बहुत बड़ी बर्बादी है? जैसे कि उसे जवाब देने के लिए धातु के बक्से के भीतर आराम कर रहे शॉर्ट्सवॉर्ड्स की एक जोड़ी ने स्पॉटलाइट को प्रतिबिंबित किया। ब्लेड की चमक तेज और ठंडी बनी रही। चैप्टर 203। सड़कें अंतिम संस्कार के गमगीन माहौल से भर गईं। किसी को वह भूमिका निभानी थी, लेकिन कोई भी इसे करने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहता था। यह हंटर एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष की स्थिति थी। जब राष्ट्र को शक्तिशाली शिकारियों को एकजुट करने के लिए किसी की आवश्यकता थी, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सफल व्यवसाय बंद कर दिया और काम पर जाने के लिए अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं। और अपने अध्यक्ष गोह गनहुई की कमान के तहत कोरियाई हंटर एसोसिएशन बहुत सी चीजें हासिल करने में सक्षम था। संगठन ने विभिन्न शिकारियों को नियंत्रित और संरक्षित किया। साथ ही इसने राक्षस हमलों के पीड़ितों को मुआवजा देने का बीड़ा उठाया। साथ ही मृत शिकारियों के परिवारों की चुपचाप सहायता भी की। कई पीड़ित जिन्होंने अतीत में गोह गनहुई की सहायता प्राप्त की थी, उनकी स्मारक सेवा में एकत्र हुए और वास्तविक दुख में रोए। नागरिकों ने कार्यक्रम स्थल को इतना भर दिया कि खड़े होने के लिए भी जगह नहीं बची। श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले लोग देर रात तक मोमबत्तियां जलाते रहे और मारे गए लोगों के लिए शोक मनाते रहे। यहां तक कि विभिन्न टीवी स्टेशनों ने दिवंगत एसोसिएशन अध्यक्ष के जीवन और उनकी विभिन्न उपलब्धियों का सारांश देने वाले वीडियो पैकेज चलाने के लिए अपने नियमित प्रसारण कार्यक्रम को बाधित कर दिया। शहर के मध्य में लटकाए गए विशाल इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन बोर्डों में से एक में संसदीय सुनवाई के दौरान गोह गनहुई द्वारा विधानसभा सदस्य नाम जून वूक पर गोली चलाने का दृश्य चल रहा था। मैं आपसे इस बारे में ध्यान से सोचने का आग्रह करना चाहूंगा। यदि और जब हमारी भूमि पर एक और रैंकेस गेट दिखाई देता है, तो आपके जीवन की रक्षा के लिए कौन कदम उठाएगा? आप अपना जीवन वापस नहीं खरीद पाएंगे, भले ही आप सैकड़ों बार भुगतान करने को तैयार हो। नहीं, अपने नए निवास के लिए आपने जो कीमत चुकाई है, उससे हजारों गुना अधिक कीमत चुकाएं। पैदल यात्रियों के लिए लगी लाइटों का रंग बदलकर हरा हो गया, लेकिन कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। वे स्थिर खड़े रहे, इलेक्ट्रॉनिक बोर्डों या अपने स्मार्टफोन से अपनी आंखें हटाने में असमर्थ रहे। आगे गोह गनहुई के लंबे समय से निजी चिकित्सक के साक्षात्कार की एक क्लिप थी। जब सियोंग जिनवू हंटर महोदय जेजू द्वीप पर चींटी राक्षसों के खिलाफ लड़ रहा था, मैं एसोसिएशन के अध्यक्ष की ओर से छापे का प्रसारण देख रहा था। उसने मुझे ये बताने के लिए पलटा कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा अब पूरी हो गई है और उसे अब कोई पछतावा नहीं बचा है। लेकिन सोचिए, वो सचमुच हमें इस तरह छोड़ देंगे? साक्षात्कार शुरू होने से पहले ही उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी और अंततः वो अच्छा डॉक्टर फूट फूट कर रोने लगा।
ये सब देख रहे दर्शकों के पास शब्द ही नहीं बचे। वे पीड़ितों के परिवारों के सामने खड़े होकर एसोसिएशन के अध्यक्ष गोह गनहुई के दृश्य को याद करने लगे और जेजू द्वीप को वापस लेने के पिछले 3 प्रयासों के विफल होने के बाद बिना शब्द कहे आंसू बहा रहे थे। जिस प्रकार उनका आदर और प्रशंसा करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, उसी प्रकार उनसे नफरत करने वाले और उनसे ईर्ष्या करने वालों की संख्या भी काफी अधिक थी। हालांकि इन लोगों ने भी इस दिन उन्हें अपना सम्मान दिया। उन सभी के दिलों में एक ही तरह की भावना महसूस हो रही थी। रात में देर से जिन वू 100 मंजिला ऊंचे डेसोक टावर की छत पर खड़ा था। जब वो इस चक्करदार ऊंचाई पर खड़ा था तो हवा के शक्तिशाली झोंके लगातार उस पर पड़ रहे थे, लेकिन उसका शरीर 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिला। उसकी निगाहें नीचे शहर के नज़ारे पर टिकी थीं। वह सियोल की सड़कों को दुख की स्पष्ट हवा से भरा हुआ देख सकता था। इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन बोर्डों में से एक पर एसोसिएशन के अध्यक्ष गोह गनहुई के जीवन का विवरण देने वाली एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी। जिन वू की तेज चमक ने शिकार की तलाश में बाज की तरह शहर के हर कोने को छान मारा। इस बीच उसके छाया सैनिक पहले की तुलना में अधिक दक्षता के साथ सियोल में खोज कर रहे थे, शायद इस तथ्य के कारण कि वे उस आदेश से परिचित थे क्योंकि यह उसके द्वारा अमेरिका में जारी किए गए आदेश के समान था। जिन वू के दिमाग में बहुत सारी जानकारी प्रवाहित हुई, लेकिन उनमें से कोई भी वह नहीं थी जो वह जानना चाहता था। चाहे शहर का कितना भी भाग खोजा गया हो, उस प्राचीन सफेद प्रेत का कोई निशान नहीं पाया जा सका। जैसा कि अपेक्षित था, ये तरीका काम नहीं करेगा। जिन वू अच्छी तरह से जानता था कि एक राक्षस को पकड़ने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग करना जो गेट्स के माध्यम से एक आयाम में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और बाहर निकलने में सक्षम था, उत्तर नहीं था। उस समय उसने भागने से पहले एक छाया सैनिक को प्रेत पर चिपकाने की कोशिश की ताकि वह बाद में उसका पीछा कर सके, लेकिन उसका अंत विफलता में हुआ, क्योंकि उस प्राणी के पास वह छोटी सी चीज नहीं थी जो सभी अस्तित्वों के पास थी। इसकी कोई छाया नहीं थी। यह एक आध्यात्मिक संस्था या ऐसा ही कुछ माना जाता है। दिग्गजों के राजा ने कहा कि संप्रभु और शासक दोनों आध्यात्मिक निकायों से बने थे, इसलिए उन्हें छाया सैनिकों में नहीं बदला जा सकता था। यदि यही कारण था कि उस संप्रभु के पास कोई छाया नहीं थी, तो जिन वू को अब किसी को ट्रैक करने की सबसे बड़ी विधि का लाभ नहीं मिल रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिग्गजों के राजा ने उसे तभी चेतावनी दी थी। एक बार जिन वू के अस्तित्व के बारे में शेष संप्रभुओं को पता चल गया तो वे चुपचाप नहीं बैठेंगे और अपने अंगूठे नहीं चूसेंगे, यही उसने कहा था। मतलब ये संप्रभु देर सबेर उसके दरवाजे पर दस्तक देंगे, एसोसिएशन के अध्यक्ष गोह गनहुई को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे ही अपना एकमात्र निशाना बनाना है। लेकिन जब ऐसा होगा तो वह भारी और तीव्र हत्या का इरादा जिन वू से फैल गया। जब से उसे सिस्टम मिला, पहली दोहरी कालकोठरी की भयावहता से बचने का इनाम, उसने कभी भी अपने दुश्मन को नहीं छोड़ा। इस प्रवृत्ति को रोकने वाला एकमात्र तरीका आई सेल्फ था। जिन वू ने यह सुनिश्चित किया था कि उसके दुश्मन अपने उद्देश्य को अंजाम देंगे, चाहे वे राक्षस हो या इंसान, और वह उस चीज को एकमात्र अपवाद बनने देने की योजना नहीं बना रहा था। परंतु फिर उसे वहां विराम लेना पड़ा। जिन वू उन सभी दुश्मनों से गुजर रहा था जिनसे उसने अब तक लड़ाई की थी और उसे एहसास हुआ कि कुछ अजीब था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, रुको, जब मैं हवांग डोंगसू या थॉमस आंद्रे से लड़ रहा था तो मैंने सिस्टम से कोई संदेश नहीं देखा। अतीत में यदि आसपास कोई व्यक्ति उसकी ओर जानलेवा इरादे रखता था तो सिस्टम हमेशा उसे संदेशों के माध्यम से चेतावनी देता था और उसके तुरंत बाद आपातकालीन जांच जारी करता था। ये हवांग डोंग सेओक का हैंग ताए सिक और अंत में किम चेओल के साथ हुआ, कोई अपवाद नहीं था। अरे, उसे गोटो रियोजी के साथ उस युद्ध सत्र के दौरान एक चेतावनी संदेश भी मिला, क्योंकि थोड़े से क्षण के लिए जापानी हंटर ने वास्तविक नुकसान पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला किया था। लेकिन तब जब हवांग डोंगसू अपने भाई से बदला लेने की कोशिश कर रहा था, या जब थॉमस आंद्रे ने घोषणा की कि वह मुझे मार डालेगा, तब कोई संदेश नहीं आया। क्यों? ये कैसा अजीब घटनाक्रम था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे विच्छेदित किया, यह सही नहीं लगा। जिन वू ने 1 या 2 सेकंड के लिए इस रहस्य पर विचार किया, फिर अपने सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए अपना फोन निकाला। शुक्र है उसके पास अभी भी वो संपर्क नंबर था जो उसे उस अमेरिकी गोरी महिला मैनेजर से मिला था। कोरिया में रात के 1 बजे थे, लेकिन जब पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में समय के अंतर के बारे में सोचते हैं तो उन्हें अनावश्यक रूप से असुविधा नहीं होनी चाहिए। जैसा कि उसे उम्मीद थी, रिंगटोन दूसरी तरफ से कॉल का उत्तर देने से पहले लंबे समय तक नहीं चली। अरे मिस्टर सेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे पहले फोन करेंगे।
शायद फोन कॉल से परेशान होकर थॉमस आंद्रे की आवाज थोड़ी आश्चर्यचकित करने वाली लग रही थी। दरअसल मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। तुम्हारा कोई प्रश्न है? एक समस्या नहीं है। मैं यथासंभव सच्चाई से इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। उस दिन जब हम लड़ रहे थे, क्या तुमने मुझ पर जान से मारने की नियत से हमला किया? चूंकि थॉमस आंद्रे उस दिन की घटनाओं को याद करने के लिए तैयार नहीं था, जिन वू ने तुरंत समझाया कि वो केवल अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहता था और इससे अधिक कुछ नहीं। हालांकि कुछ भी छिपाने का कोई कारण नहीं था। थॉमस आंद्रे ने सच्चाई से जवाब देने से पहले अपना समय लिया, जैसा कि उसने पहले वादा किया था। ठीक है, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं वास्तव में खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता। इसलिए हाँ, मैं उस दिन सचमुच तुम्हें मार डालने की सोच रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, अमेरिकी का जानलेवा इरादा बिल्कुल सच था। फिर भी सिस्टम ने चुप्पी साध ली। कुछ तो जरूर बदल गया है। संदेह से शुरू हुई उसकी परिकल्पना तेजी से एक निश्चित चीज में बदल रही थी। मिस्टर सियोग, थॉमस आंद्रे को अपने उत्तर से आने वाली चुप्पी थोड़ी असहज महसूस हुई होगी, क्योंकि उसने उत्साहित आवाज के साथ विषय को बदलने की कोशिश की थी। अगर हम विषय को इस अरुचिकर कहानी से उस शानदार चीज में बदल दें जो मैंने आपके लिए तैयार की है। जिन वू वास्तव में इस समय थॉमस आंद्रे के साथ मजाक करने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने तुरंत अलविदा कहा और कॉल वहीं खत्म कर दी। उस उत्तर ने उसके लिए इसकी पुष्टि कर दी। सिस्टम ने उसके विरुद्ध शत्रुतापूर्ण इरादों वाले दुश्मनों की उपस्थिति पर प्रतिक्रिया नहीं की। यह पहले से बिल्कुल अलग था। यह कितना बड़ा बदलाव था, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शुरुआत में उसने खुद को बचाने की कोशिश की, चाहे कुछ भी हो जाए। यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे मैं हल्के में ले सकूं। जब यह पहली बार हुआ, जब उसने अत्यधिक धमकी भरी खोज को देखा कि उसे अपने दुश्मनों को मारने के लिए कहा जा रहा था या उसका अपना दिल धड़कना बंद कर देगा, तो उसने सिस्टम का अंतिम खेल क्या हो सकता है, इस पर एक अस्पष्ट धारणा रखना शुरू कर दिया। ये संभव था कि सिस्टम उसे एक निश्चित रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसने यही सोचा था। इसलिए अब जबकि कोई आपातकालीन खोज जारी नहीं की जा रही थी, ये सिस्टम के लक्ष्य में बदलाव का संकेत हो सकता है। इसके लिए धन्यवाद। अब उसे अधिक विकल्प होने की विलासिता का आनंद मिला और उसे थॉमस आंद्रे को भी बख्श दिया गया, भले ही अमेरिकी ने अपने नुकीले दांतों को उजागर कर दिया था। अगर एक और आपातकालीन जांच जारी की गई होती तो ठीक है, ऐसी बात नहीं होती। यह निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य समाचार था कि अब उसके पास व्यापक विकल्प उपलब्ध थे, लेकिन फिर भी वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उत्सुक था कि इस बदलाव का वास्तविक कारण क्या हो सकता है। क्या इसका इस शक्ति के मूल मालिक द्वारा कथित तौर पर अन्य संप्रभुओं को धोखा देने से कुछ लेना देना है, या क्या सिस्टम के वास्तुकार की मृत्यु ने उनकी योजना में दरार डाल दी, चाहे जो भी हो, और सब कुछ बेकार हो गया? जिन वू ने दुखपूर्वक अपना सिर हिलाने से पहले अपने दिमाग में एक के बाद एक उभरते प्रत्येक अनुमान और परिकल्पना का विश्लेषण करना जारी रखा। मुझे अपना दिमाग साफ कर लेना चाहिए। फिलहाल एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत थी, और वह उस प्राचीन व्हाइट फैंटम को मारना होगा। साथ ही जब वह वहां था तो अन्य संप्रभुओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना होगा। यदि प्राणी पहले उसके पास आता तो यह अच्छा होता, लेकिन भले ही इसने अन्य शिकारियों को निशाना बनाया हो, फिर भी वह अपने जाल को बढ़ाने के बीच में था। जब तक वो चीज उसके लिए गिरती है, तब तक वह एक पत्थर से दो शिकार करने में सक्षम होगा। समस्या समय को लेकर थी। चूंकि उसे नहीं पता था कि संप्रभु फिर से कब प्रकट हो सकते हैं, उसे अज्ञात दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई के लिए खुद को पर्याप्त रूप से तैयार करने की जरूरत थी, जो निस्संदेह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। शुक्र है, उसे पहले से ही अधिक अनुभव अंक अर्जित करने के लिए एक आदर्श स्थान मिल गया था। वो कोई और नहीं बल्कि जापान होगा। ये दिग्गजों द्वारा किए गए सभी विनाश से पूरी तरह से उबर नहीं पाया था। देश के कई हिस्से अभी भी खंडहर बनकर छोड़ दिए गए थे। जब जिन वू अमेरिका में था, अनगिनत गेट्स पूरी तरह से कालकोठरी में तब्दील हो गए और उनमें से निकलने वाले राक्षस बस गए और अपने क्षेत्रों को बढ़ाना शुरू कर दिया। जापानी लोगों के लिए वे राक्षस आतंक का स्रोत हो सकते हैं, लेकिन जिन वू के लिए वे अनुभव बिंदुओं में परिवर्तित होने की प्रतीक्षा कर रहे रसदार शिकार से ज्यादा कुछ नहीं थे। वहां की जमीन पर कब्जा करने वाले राक्षसों को पीछे धकेलकर अपने स्तर को ऊपर उठाने की कल्पना से ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसका फोन थोड़ी देर के लिए कंपन हुआ और उसे आने वाले संदेश के बारे में सचेत कर दिया। उसने थॉमस आंद्रे का एक टेक्स्ट संदेश ढूंढने के लिए स्क्रीन की ओर देखा। मिस्टर सेओंग, क्या आप मुझे एक और कॉल कर सकते हैं? कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैं अभी भी आपको बताना चाहता हूं। पुरानी कहावत बारिश के बाद जमीन सख्त हो जाएगी की तर्ज पर चलती है।
ऐसा लग रहा था कि थॉमस आंद्रे एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के आधार पर दोस्ती बनाना चाहता था। जाहिर तौर पर जिनवू ने इस विचार का स्वागत किया। उसका सामाजिक कौशल इतना खराब नहीं था कि वह दूसरा पक्ष पहले पेश किए गए दोस्ती के हाथ को अस्वीकार कर सके। फिर भी वे जब चाहें तब चैट कर सकते हैं। उसे थॉमस आंद्रे और उसके गुप्त उद्देश्यों की कमी पसंद थी, लेकिन उसके साथ मजाक साझा करने के लिए शाम को बहुत देर हो चुकी थी, उसने सोचा। जिनवू ने तुरंत अपना उत्तर टाइप किया और उसे भेज दिया। ठीक है, लेकिन बाद में मुझे इस अत्यावश्यक चीज का ध्यान रखना है। भेजे आइकन पर टैप करने के बाद जिनवू के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। कुछ भी नहीं बदलेगा। दरअसल वो आने वाले दिनों की तैयारी में अपना स्तर बढ़ाना जारी रखेगा। तब या अब भी यही कहानी थी। जब वह यहां ऊपर चढ़ रहा था तो उसे बेहतर महसूस हो रहा था। डेसोक टावर से नीचे वापस ले जाते हुए उसके कदम अब पहले से कहीं अधिक हल्के थे। हालांकि जिनवू युद्ध के लिए तैयार होने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। फ्रॉस्ट के संप्रभु ने सफलतापूर्वक ठिकाने से भागने के बाद अन्य संप्रभुओं को बुलाया जो पहले ही इस ग्रह पर आ चुके थे। इस जमी हुई गुफा के भीतर 3 पुरुष और 1 महिला प्रकट हुए। फ्रॉस्ट के संप्रभु ने इन 4 राजाओं को संबोधित किया। छाया संप्रभु इस दुनिया में है, और फिर यह अपने नए मेहमानों को यह समझाने के लिए आगे बढ़ा कि उसने क्या देखा और सुना। किसी व्यक्ति के मांस और रक्त को जमा देने वाली गुफा की ठंडक से संप्रभु लोग तनिक भी परेशान नहीं थे, लेकिन कहानी सुनने के बाद उनका वातावरण कुछ ही सेकंड में अविश्वसनीय रूप से ठंडा हो गया। मैंने सोचा कि उसकी शक्ति को रोकने के लिए कोई अच्छा चरित्र नहीं था। साथ ही क्या यही कारण नहीं था कि ड्रैगन सम्राट भी इस दुनिया में नहीं आ सका? फ्रॉस्ट के संप्रभु ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। मैंने इसे अपनी दोनों आंखों से स्पष्ट रूप से देखा। वह अस्तित्व वास्तविक था। जिन 2 संप्रभु लोगों ने जेजू द्वीप में छाया संप्रभु की प्रबल शक्ति को महसूस किया था, वे इस बिंदु पर केवल अपने साथी से सहमत हो सकते थे। संप्रभु ऑफ फ्रॉस्ट के जारी रहने से वातावरण में ठंडक बनी रही। वह हमारे लिए ब्रिलियंट लाइट के टुकड़ों से भी बड़ा खतरा साबित होगा। मैं उसका निपटारा कर दूंगा। क्या आप में से कोई मुझे अपनी सहायता देने को तैयार है? सहायता के लिए उसके अनुरोध पर प्रतिक्रिया उदासीन थी। कम से कम कहें तो इससे कुछ मतलब निकला। इस बार उनके प्रतिद्वंद्वी को कैओस वर्ल्ड पर शासन करने वाले 9 राजाओं में से सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक के रूप में देखा गया था। उसके विरुद्ध युद्ध करना स्वयं को मारने के समान था। यह तो स्पष्ट था कि ये संप्रभु लोग इस संभावना से अतिरिक्त झिझकने लगेंगे। संप्रभुओं में से एक बोला, ड्रैगन सम्राट की प्रतीक्षा करे तो कैसा रहेगा? विनाश का अधिपति यदि यह वह होता तो विश्वासघाती से बहुत तेजी से निपटा जाता। हालांकि फ्रॉस्ट का संप्रभु अपने साथियों पर गुस्से से चिल्लाया, हम भले ही भाग रहे हों, लेकिन यह मत भूलिए कि हम अपनी सेनाओं के राजा हैं। आप कब तक चिल्लाते रहेंगे कि ड्रैगन सम्राट आए और आपको बचाए? जो खंजर उसके कंधे में मारा गया, उस मुठभेड़ से जो घाव हुआ वह कोई सामान्य शारीरिक चोट नहीं थी, बल्कि वह चोट थी जिसने सीधे तौर पर उसके अहंकार को चोट पहुंचाए। फ्रॉस्ट के संप्रभु को शैडो संप्रभु के साथ समझौता करना था। अगर हम उसे तस्वीर से हटाना चाहते हैं तो अभी मौका है, क्योंकि वह अभी भी एक इंसान है। मुझे अपनी सहायता उधार दो, मैं उसे शून्य में वापस भेजना सुनिश्चित करूंगा। यद्यपि इसका संकल्प अटल था, संप्रभुओं में से एक ने फिर भी कदम हटा लिया। मैं इस उद्यम में हिस्सा नहीं लूंगा। एक अन्य संप्रभु ने राक्षसों के राजा बरन की घटना को सामने लाया, जो नासमझी से छाया संप्रभु के खिलाफ गया और मौके से भी गायब हो गया। मैं सफेद लपटों के सम्राट की तरह खत्म नहीं होना चाहता। जब उसके 2 साथी दृश्य से गायब हो गए तो संप्रभु ऑफ फ्रॉस्ट ने अपनी जीभ चटकाई। एकत्र हुए 5 राजाओं में से केवल 3 ही बचे थे। एक मांसल विशालकाय आकृति ने संप्रभु ऑफ फ्रॉस्ट पर एक प्रश्न फेंका। इस बात का सबूत कहाँ है कि वो अभी भी एक इंसान है? मानो वो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। प्राचीन व्हाइट फैंटम ने वो खंजर दिखाया जो उसके कंधे में मारा गया था। उसका सिरा हरे रंग में चमक रहा था। ब्लेड पर जहर लगाया गया है। अधिक सटीक रूप से यह मैटिकोर का जहर था। ये संप्रभुओं के खिलाफ प्रभावी नहीं हो सकता है, लेकिन यह अभी भी एक घातक पदार्थ था जो इतना शक्तिशाली था कि केवल साधारण अहानिका संपर्क से अराजकता की दुनिया के नियमित निवासियों का मांस सड़ सकता था। उस आदमी ने भविष्य की घटनाओं की तैयारी के लिए अपने ब्लेड पर जहर का लेप लगा लिया था। यह वास्तव में करने के लिए एक सावधानीपूर्वक और स्मार्ट चीज थी, लेकिन यह शैडो संप्रभु की मूल शैली भी नहीं थी। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि मानव उस शरीर का प्रभारी था। फ्रॉस्ट के शासक ने शेष 2 साथियों से सम्मानपूर्वक पूछा, क्या आप इस पर मेरे साथ हैं? इसकी शक्तियां शैडो संप्रभु की तुलना में लगभग समान थीं,
जो अभी भी एकमात्र इंसान था। हालांकि यदि दो अन्य संप्रभुओं ने इसके उद्देश्य का समर्थन किया तो मानव छाया संप्रभु को अपने अधीन करना निश्चित था। बचे हुए दो राजाओं ने सिर हिलाने से पहले एक दूसरे पर नजरें डाली। मैं आपकी सहायता करूंगा, हम छाया संप्रभु को मार डालेंगे। फ्रॉस्ट के शासक ने मन ही मन शपथ ली कि वह उस छोटे से इंसान को आतंक का सही अर्थ सिखाएगा जो उसके कंधे पर खंजर से वार करने के लिए जिम्मेदार है। प्राचीन व्हाइट फैंटम के होठों का कोना ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। चैप्टर 204। एसोसिएशन के रिक्त अध्यक्ष पद को भरने के लिए उपाध्यक्ष और विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ साथ क्षेत्रीय शाखा कार्यालयों के निदेशकों के बीच एक कार्यकारी स्तर की बैठक आयोजित की गई। 30 से अधिक सदस्यों ने बड़े सम्मेलन कक्ष को भर दिया। भले ही ये लोग नियमित पैरास्टेटल संस्थाओं या बड़े निगमों के निदेशकों और प्रबंधकों से अधिक सामाजिक अधिकार का दावा करते थे, हंटर एसोसिएशन के लिए धन्यवाद। आज उपस्थित हर एक व्यक्ति के चेहरे पर गहरी चिंता के बादल छाए हुए थे। जैसे ही यह भारी माहौल शुरू हुआ, दुनिया भर में क्या हो रहा है इसके बारे में सभी को अवगत कराने के लिए कुछ महत्वहीन विषयों पर चर्चा की गई। ऐसा लगता है कि यह निर्णय लेने का समय आ गया है कि हमारे दिवंगत राष्ट्रपति के नक्शे कदम पर कौन चलेगा। आखिरकार वो समय आ गया। उपराष्ट्रपति की उस घोषणा के साथ ही उपस्थित सभी स्टाफ सदस्यों की भावनाओं पर घबराहट का तनाव हावी हो गया। यहां तक कि लार निगलने की आवाजें भी यहां वहां सुनाई दे रही थी। आखिरकार ये क्षण हंटर एसोसिएशन के भाग्य का फैसला कर सकता है। शिकारियों की संख्या बढ़ रही थी, जबकि गेट्स अब अधिक बार दिखाई देने लगे। एसोसिएशन की कमान संरचना का मूल बनाने वाले ये सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे कि उनके संगठन की अस्थिरता के कारण राष्ट्र भी अस्थिर हो सकता है। तो ठीक है, कार्यवाही का नेतृत्व करने के प्रभारी उपराष्ट्रपति ने विषय आगे बढ़ने से पहले दस्तावेजों को अपने सामने बंद कर दिया। इस इशारे ने संकेत दिया कि इन पन्नों पर लिखे गए शब्द उन शब्दों की तुलना में महत्वहीन थे जिन पर चर्चा होने वाली थी। निदेशक मंडल और मेरे बीच एक लंबी गहन चर्चा के बाद हमने चीफ वू जिन चेओल को नए एसोसिएशन अध्यक्ष के रूप में नामित करने का निर्णय लिया। विचाराधीन व्यक्ति वू जिन चेओल को बैठक से पहले नहीं बताया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने बड़े आश्चर्य से अपना सिर ऊपर उठाया। उसने जल्दी से उपराष्ट्रपति की ओर देखा, लेकिन मुझे क्यों? उसकी आंखें चुपचाप ये सवाल पूछ रही थीं और जवाब के तौर पर उपराष्ट्रपति ने माइक्रोफोन के हेड को करीब खींचते हुए सीधे पीछे देखा। चीफ वू ने निकटतम सुविधाजनक बिंदु से हमारे दिवंगत एसोसिएशन अध्यक्ष की सेवा करके सीखा है कि नौकरी क्या होती है। कहने की जरूरत नहीं है, उसके पास अन्य शिकारियों को भी सहमत करने के लिए पर्याप्त से अधिक शक्ति है। वे सभी निर्विवाद तथ्य थे। एसोसिएशन के दिवंगत अध्यक्ष गोह गनहुई ने वू जिन चेओल की बहुत सराहना की। वो व्यक्ति जिसने प्रमुख गिल्डों से कई स्काउटिंग प्रस्ताव प्राप्त करने के बावजूद स्वेच्छा से एसोसिएशन के लिए काम करना चुना, और मॉनिटरिंग डिवीजन का प्रमुख रैंक ए था, जो एस की सीमा के बेहद करीब था। यदि उसकी जादुई ऊर्जा मूल्यांकन संख्या थोड़ी अधिक होती तो एसोसिएशन को गोह गनहुई के साथ दूसरे रैंक के एस हंटर का आशीर्वाद मिला होता। उसके पास 4 साल का ऑन फील्ड नौकरी का अनुभव था और उसके पास शक्तिशाली क्षमताएं भी थी जो आसानी से नियमित रैंक ए अवेकेंट से भी आगे निकल गई। इस बात पर कोई विरोधी आवाज नहीं थी कि वो एसोसिएशन से जुड़े अनगिनत अन्य हंटर्स को कमान देने के लिए उपयुक्त है या नहीं। वू जिन चियोल का नामांकन होने के बाद स्टाफ के सदस्य शुरू में एक दूसरे से बड़बड़ाने लगे, लेकिन जल्द ही जब उपराष्ट्रपति ने अधिकारियों के फैसले को समझाया तो वे शांत हो गए। दुर्भाग्य से सुर्खियों में रहने वाला व्यक्ति अभी भी वास्तव में इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सका। उस भूमिका को निभाने के लिए मेरे पास कई प्रमुख क्षेत्रों की कमी है। न केवल ऐसे अधिकारी मेरे से ऊंचे पदों पर हैं, क्या मैं भी इतने महत्वपूर्ण पद पर रहने के लिए बहुत छोटा नहीं हूं? वो केवल अपने 30 के दशक के मध्य में था। यहां कोई भी मॉनिटरिंग डिवीजन में उसके 4 साल के अनुभव की उपेक्षा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो इतने बड़े संगठन के नेता के रूप में नेतृत्व करने के लिए बहुत युवा था। कम से कम वू जिन चियोल का तो यही मानना था। उपराष्ट्रपति, हमारे पास आप हैं। कार्यकारी बोर्ड के निदेशकों के बारे में क्या? विभिन्न क्षेत्रीय शाखा कार्यालयों के निदेशक? वू जिन चेओल ने इन सभी शक्तिशाली व्यक्तियों के चेहरों को देखा और उपराष्ट्रपति से एक बार फिर पूछा, वहां इतने सारे उत्कृष्ट उम्मीदवार मौजूद हैं, तो मुझे दिवंगत एसोसिएशन अध्यक्ष के प्रतिस्थापन के रूप में क्यों नामांकित किया जा रहा है, सर? उपराष्ट्रपति ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और धीरे से गहरी सांस ली। उन्हें इस तरह के प्रतिरोध का सामना करने की उम्मीद थी, हालांकि उन्हें खुद वू जिन चेओल से आने वाले प्रतिरोध की उम्मीद नहीं थी। उपराष्ट्रपति ने अपना माइक बंद कर दिया।
अब तक निदेशक मंडल का आधिकारिक रुख पूरी तरह से बता दिया गया था, तो अब समय आ गया है कि मामले की जड़ अनौपचारिक रुख पर पहुंचा जाए। माइक बंद होने के कारण उपस्थित स्टाफ सदस्यों को और भी अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने मुंह खोला। एसोसिएशन के भीतर किसी भी कर्मचारी के पास दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी युद्ध क्षमता को मनाने की क्षमता नहीं है। सबसे बड़ी लड़ाकू क्षमता हंटर एसोसिएशन के साथ संबद्ध थी। उस व्यक्ति के नाम का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उपस्थित हर कोई पहले से ही उसके चेहरे की तस्वीर देख सकता था। उसने कोरिया, जापान के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अपनी शक्तियों की सीमा को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। ये पहले ही हो चुका है, लेकिन निस्संदेह हंटर एसोसिएशन उसकी उपस्थिति के बिना ठीक से काम नहीं कर पाएगा। अपनी व्यक्तिगत शक्ति से किसी देश को बदलने में सक्षम विशेष प्राधिकारी रैंक हंटर को सेओंग जिन वू के सामने घुटने टेकने पड़े। एक मामूली सी एसोसिएशन ऐसे किसी व्यक्ति से कुछ भी कैसे मान सकती है? केवल एक चीज जो वे कर सकते थे वो थी विनम्रता से अनुरोध करना और उत्तर के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना। यही सब कुछ था। ठीक उसी तरह जैसे एसोसिएशन के अध्यक्ष गोह गन हुई हंटर सेओंग की शक्ति उधार लेकर जेजू द्वीप की छापेमारी टीम को बचाने में सक्षम थे, संगठन को भविष्य में एक बार फिर उसकी सहायता के लिए अनुरोध करने के लिए संचार की एक लाइन की आवश्यकता थी। और वर्तमान में एसोसिएशन के लिए काम करने वाले हंटर सेओंग जिन वू के सबसे करीबी व्यक्ति वू जिन चेओल था। इतनी ही योग्यता पर्याप्त थी। उपराष्ट्रपति ने निदेशक मंडल को विषय वस्तु पर अपनी राय बताई थी और वे बदले में उनके विश्लेषण से सहमत हुए। और अब कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बैठे स्टाफ सदस्य भी साथ साथ सिर हिला रहे थे। जैसा कि सेओंग जिनवू हंटर महोदय के साथ होता है, हम आपको ये निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, चीफ वू। सत्ता शिकारियों के पास थी। उपराष्ट्रपति ने घोषणा की कि वह उस अंतर को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं। इसलिए क्या आप सद्भावना से हमारा नामांकन स्वीकार नहीं करेंगे और हमारे नेता बनकर आगे नहीं बढ़ेंगे? हर कोई अब वू जिन चेओल को देख रहा था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आखिरकार उसने अपना मुंह खोला। उसे अब भी एहसास था कि उसकी त्वचा पर उम्मीद की निगाहें चुभ रही थी। जिन वो इस बात से अनजान था कि उसने बस हौंफते हुए कुछ ऐसा कहा जो उसकी छोटी बहन अक्सर कहा करती थी। वह अपने फोन के माध्यम से ऑनलाइन पाए गए लेखों को पलट रहा था और उसके हाथों की हरकतें तेज हो गईं। दिवंगत राष्ट्रपति गोह गन हुई के नक्शे कदम पर चलते हुए हंटर एसोसिएशन के नए मास्टर राष्ट्रपति वू जिन चेओल हैं। यह देखकर कि चीफ वू का नाम वास्तविक समय के खोज परिणाम में नंबर 1 के रूप में सामने आया, वह क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित और चिंतित हो गया। लेकिन अब जब भ्रम दूर हो गया तो उसका तेज दिल धीरे धीरे शांत होने लगा। आखिरकार यह एक स्वागत योग्य समाचार था। यह सोचना कि चीफ वू एक निजी मित्र एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद तक पहुंचेगा। जिन वू ने मुस्कुराते हुए डिवाइस की बिजली बंद करने से पहले मन ही मन उस आदमी को बधाई दी और उसे हल्के से अपने पीछे कर लिया। वहां खड़े एक चींटी छाया सैनिक ने बमुश्किल उसे पकड़ लिया। जिन वू ने चींटी को फोन को एक बैग में रखते हुए देखा और प्राणी को चेतावनी दी। आपका पूर्ववर्ती इस तरह की चीजों में आपसे कहीं बेहतर था। तुम्हें अब से अपना एक गेम लाना होगा, ठीक है? यू जिनहो गिल्ड के उपाध्यक्ष की भूमिका निभाने में बहुत व्यस्त था और इस बार उसके साथ नहीं जा सका। इसलिए सामान वाहक के रूप में उसकी जगह लेने के लिए इस चीटी शैडो सोल्डर को चुना गया। जैसे कि प्राणी अपनी नई भूमिका के बारे में संकोच महसूस कर रहा हो, वह लगातार अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाते हुए झुका रहा। जिन वू हंसा और जाने के लिए मुड़ने से पहले सिपाही के कंधे पर हल्के से थपकी दी। उसने दोपहर का खाना खा लिया था, इसलिए अब शिकार शुरू करने का समय आ गया था। परंतु फिर वही लोग हैं। जिन वू ने पेड़ों के घने जंगल को देखते हुए अपना माथा खुजलाया, जिससे उसका दृश्य हरे रंग के समुद्र में बदल गया। अभी कुछ ही समय पहले यहाँ एक गांव हुआ करता था जिसे दिग्गजों ने रौंद दिया था, लेकिन सोचने के लिए यह अब अमेजन वर्षावन जैसा दिखता है। किसी को यह महसूस करने के लिए जादुई ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम होने की भी आवश्यकता नहीं थी कि वास्तव में इस दृश्य में कुछ बहुत गलत था। हालांकि ऐसा लगता था कि नियमित जानवरों को इस जंगल पर संदेह नहीं था, क्योंकि उन्हें खाए जाने के विभिन्न निशान यहाँ और वहां देखे जा सकते थे। जिन वू ने अपनी जीभ चटकाने से पहले मृत जानवरों की हड्डियों और उनके आसपास भिनभिनाती मक्खियों को देखा। फिर उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और जंगल में फेंक दिया। हालांकि यह अब एक सादा पत्थर नहीं था, नहीं, यह एक रैंकेस हंटर द्वारा फेंका गया पत्थर था। पत्थर सटीक रूप से वहीं लगा जहां पेड़ जैसे राक्षस का चेहरा था। प्राणी की बंद आंखें एकदम से खुल गईं। वो गुस्से से भौहें सिकोड़ने लगा और सीधे उस पर दौड़ने के लिए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ।
ऐसा लग रहा था कि आप चट्टान से टकराकर परेशान हो जाएंगे, चाहे आप इंसान हो या पौधा। जिन वू ने डेमन किंग्स शॉर्ट्सवर्ड्स को बुलाया और आगे बढ़ा। विशाल वृक्ष जीव में अपनी मोटी शाखाएं निकट आ रहे मानव की ओर घुमाई। ये राक्षस वास्तव में बहुत धीमा था। जिन वू इत्मीनान से वर्तमान में मुट्ठी की तरह इस्तेमाल की जा रही दो शाखाओं के पास से फिसला और पेड़ के चेहरे को करीब से देखा। वृक्ष राक्षस उसे अपनी आंखों से देखने के लिए संघर्ष कर रहा था। यहां तक कि इसकी प्रतिक्रियाएं भी खराब है। जब भी शाखाएं जमीन से टकराती तो धरती गहराई से फट जाती, लेकिन फिर भी जिन वू अभी भी अपनी जीभ चटका रहा था। ये कितना बड़ा है इसकी तुलना में इसकी शक्ति के बारे में लिखने लायक कुछ भी नहीं है। राक्षस बहुत बड़ा होने के कारण सख्त और शक्तिशाली दिखता था, लेकिन जब समान आकार के विशालकाय प्रकार के प्राणियों की तुलना में तो उसकी शक्ति बहुत पीछे रह गई। लेकिन फिर शायद यह इसके बहुत मजबूत होने का बदला था। जिन वू ने शॉर्ट्सवर्ड को कसकर पकड़ लिया और ब्लेड पेड़ के राक्षस के तने के पास से काटता रहा। राक्षस दर्द से चिल्लाता रहा, लेकिन वो बिल्कुल भी नीचे नहीं जाना चाहता था। तलवार के वार एक ही बार में ऐसे बरस रहे हैं जैसे हिरण पर गोली से वार किया गया हो और काट दिया गया हो और पेड़ के राक्षस को चीर दिया गया हो। लगातार हो रहे हमलों को देखकर राक्षस ने वास्तव में अपनी आंखें बंद कर ली और उन्माद में अपनी मुठिया इधर उधर लहराने लगा। जिन वू उन हमलों से बच गया और अपनी शॉर्ट्सवर्ड को अपनी इन्वेंटरी में वापस भेजने से पहले फिर से राक्षस के शरीर के पास पहुंचा। फिर उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। उसके दाहिने हाथ की मांसपेशियां एक पल में फैल गईं क्योंकि जादुई ऊर्जा वहां भारी मात्रा में भर गई थी। और फिर उसने केवल एक बार मुक्का मारा। पेड़ दूर जाकर आधा मुड़ गया। प्राणी जमीन पर इधर उधर गिर पड़ा और उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। फिर भी वह अपने टूटे हुए शरीर को फिर से जिन वू की ओर खींचने लगा। यह निश्चित है कि इस चीज में वास्तव में चौंकाने वाला स्थायित्व था। जापान में पहली बार देखे गए इन वृक्ष राक्षसों में सहनशक्ति का भयावह स्तर था। जिन वू द्वारा जीवित दिन के उजाले को असंख्य बार प्राणी से बाहर निकालने के बाद ही उसने पूरी तरह से हिलना बंद कर दिया। मरता हुआ पेड़ मौत की एक छोटी सी सांस लेकर कराह उठा और असहनीय दुर्गंध वाला कोई तरल पदार्थ उगल दिया। जिन वू ने अपनी नाक ढक ली। राक्षस की दृढ़ जिजीविषा से भी अधिक जिस चीज ने उसे परेशान किया वह थी यह भीषण दुर्गंध। जबकि यूजिन हो रिप्लेसमेंट चींटी सैनिक ने जादुई क्रिस्टल को खोजने के लिए राक्षस के अवशेषों को परिश्रमपूर्वक खोदा, जिन वू ने अपनी दृष्टि जंगल की ओर स्थानांतरित कर दी जहां उसी प्रकार के राक्षस छिपे हुए थे। और मुझे वही बात बार बार दोहरानी होगी। पास में ही कालकोठरी टूटने की घटना को अभी कितना समय हुआ है। जब वह उन राक्षसों को घूर रहा था जो पहले से ही एक घने जंगल का निर्माण कर चुके थे, तो उसके माथे पर गहरी चिंता उभर आई। हालांकि बात यह थी, मनुष्य बुद्धिमान प्राणी थे। जिन वू ने इन राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अब उसे पता था कि उनकी कमजोरियां क्या थीं। तो वह एक योजना लेकर आया। मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा। अच्छी बात यह है कि मैंने उसे स्टैंड बाय पर रखा। जिन वू मुस्कुराया और कुछ छाया सैनिकों को बाहर बुलाया। बाहर आओ। मानो वे उस सम्मन की प्रतीक्षा कर रहे थे। फैंग्स और 3 जादुई सैनिक छाया से बाहर आए। जैसा कि बाद में पता चला, जिन वू ने इन लोगों को स्टैंड बाय पर रखने के लिए सही कॉल किया था, भले ही उसने दूसरों को अपने स्वयं के अभियानों पर भेजा था। ठीक है, शुरू करो। जैसे ही जिन वू ने अपना आदेश जारी किया, फैंग्स तेजी से अपने सामान्य विशाल आकार में बढ़ गया और आग की लपटों के अपने ट्रेडमार्क स्तंभ को उगल दिया, जबकि शेष 3 जादू सैनिकों ने भी अपना शानदार अग्नि जादू शुरू किया। आग की लपटें तेजी से फैल गईं, जिससे पेड़ के राक्षस इधर उधर घूमने लगे और दर्द से चिल्लाने लगे। ये लपटें जादुई ऊर्जा से भरी हुई थीं और आसानी से अपने लक्ष्य को जलाकर राख कर देती थीं, भले ही शुरुआत में ये पेड़ सूखे नहीं थे। यहां तक कि भयानक गंध वाला वह तरल पदार्थ भी गर्मी से जल्दी ही वाष्पित हो गया, इसलिए पर्याप्त दूरी पर खड़ा जिन वो इस दृश्य को आराम से देख सकता था। जिन वो मुस्कुराया क्योंकि उसकी योजना पूरी तरह से सफल हुई। इस बीच सिस्टम के संदेश उसकी दृष्टि में एकत्रित होते रहे। आपने दुश्मन को हरा दिया है। आपके पास। उसकी नजर में अनगिनत संदेश बिना रुके चढ़ते गए। राक्षस की प्रजनन की तीव्र दर कुछ लोगों को बुरी खबर लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह उसके लिए एक अच्छी बात थी। इसका मतलब था कि उसके अर्जित अनुभव अंक अधिक होंगे और निश्चित रूप से उसके सिर में सामान्य से अधिक प्रसन्नतादायक यांत्रिक बीप बज उठी। लेवल अप हुआ। यह है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। जिन वू ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। अपने आंकड़ों में वृद्धि की पुष्टि करने के लिए उसने तुरंत अपनी स्टेटस विंडो बुलाई। स्टेट विंडो। नाम
सियोंग जिनवू। स्तर 133। वर्ग छाया संप्रभु। शीर्षक दानव हंटर। HP 78,230। MP 1,36,160। थकान 3। आंकड़े। ताकत 308। सहन शक्ति 307। एजिलिटी 316। बुद्धि 321। धारणा 298। वितरित करने के लिए उपलब्ध अंक 0। उसका लेवल अब 133 पर था। उसके सैनिकों के लिए धन्यवाद जो वर्तमान में पूरे जापान में अपना काम कर रहे हैं। उसके स्तर को बढ़ाने की खोज तेजी से आगे बढ़ रही थी। गेट से निकलने वाले वे सभी अनगिनत राक्षस जिन वो के लिए वरदान साबित हो रहे थे। परसेप्शन के एकमात्र अपवाद को छोड़कर उसके लगभग सभी आंकड़े 300 से अधिक हो गए थे, जिसे उस निशान तक पहुंचने के लिए अभी भी 2 और अंकों की आवश्यकता थी। मैं कल के डेली क्वेस्ट के सभी बिंदुओं को परसेप्शन पर खर्च करने जा रहा हूं। स्टेट विंडो बंद करते समय जिनवू तेजी से मुस्कुराया। दिग्गजों के राजा ने जिस युद्ध की बात की थी, साथ ही उसने जो योजना बनाई थी, जैसा कि एसोसिएशन के दिवंगत अध्यक्ष गो गनहुई ने उल्लेख किया था, जिनवू को कोई स्पष्ट विचार नहीं था कि उनमें से कोई क्या हो सकता है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे बस जितना हो सके उतनी तैयारी करनी थी ताकि वह किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहे। मतलब उसे लगन से अपना स्तर बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर बेरू को चींटी बटालियन का नेतृत्व करना था और जिनवू जहां था उससे दूर एक स्थान पर राक्षसों को मारना था, लेकिन वह अचानक अपने मालिक के संपर्क में आ गया। ओह मेरे राजा, क्या मुझे किसी विशेष मामले के संबंध में आपको संबोधित करने की अनुमति दी जा सकती है? बेरू उसे अचानक क्यों बुला रहा था? जिनवू इस घटना से हैरान था और उसने तुरंत बेरू को जवाब भेजा। क्या बात है? कोरियाई हंटर एसोसिएशन से संपर्क करें, वे तुम्हें मेरे पास भेज देंगे। जिनवू की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दुनिया के बाकी हिस्सों में प्रसारित किए जाने के बाद हंटर एसोसिएशन में अनगिनत अनुरोध और पूछताछ आने लगी। उनमें से अधिकांश दूसरे देशों के शीर्ष शिकारियों के थे। उनमें से कुछ गुप्त रूप से कोरिया का दौरा करने भी आए ताकि वे जिनवू से बात कर सकें और उसकी सलाह ले सकें। जर्मनी का सर्वश्रेष्ठ शिकारी लेनार्ट नीरमैन उनमें से एक था। यहां तक कि विशेष प्राधिकारी रैंक और एक शीर्ष रैंक वाला हंटर भी उन चीजों में शामिल हो गया। तो फिर मैं उनसे कैसे सुरक्षित रह सकता हूं? उसके पास उत्कृष्ट संवेदी बोध के साथ साथ काफी विनम्रता भी थी। उसने सोचा कि डर से कांपने के बजाय वो हंटर सेओंग जिनवू की घोषणा पर अपना विश्वास रखेगा, जिसके बारे में उसके पास अज्ञात राक्षसों को हराने का एक तरीका है। और इसलिए उसने दक्षिण कोरिया की यात्रा करने का फैसला किया। इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कदम रखते हुए उसने कोरियाई हवा में सांस ली, जिसका स्वाद जर्मनी या अमेरिका की तुलना में अलग था। तो कोरिया की गंध ऐसी ही है। एशिया की अपनी पहली यात्रा से कुछ हद तक उत्साहित महसूस करते हुए उसने स्पष्ट रूप से उत्सुक स्वर में आव्रजन जांच चौकी पर तैनात क्लर्क से बात की। क्या यह हंटर सियोंग जिनवू का देश है? हाँ। क्लर्क घबरा गया और उसने सिर हिलाया। लेनार्ट नीरमैन ने एक संतुष्ट मुस्कान बिखेरी। वह जल्द ही दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर से बातचीत कर सकेगा। अंतरराष्ट्रीय गिल्ड सम्मेलन के अंत में भोज के दौरान उसने जिनवू को मिस कर दिया। लेकिन ऐसा ही एक और मौका पाने के लिए, इसके बारे में सोचते ही उसका हृदय उत्तेजना से धड़कने लगा। उसने अपनी बेतहाशा बढ़ती भावनाओं पर काबू पाने के लिए एक गहरी सांस ली, लेकिन तभी उसके पीछे खड़ा एक विशाल भारी भरकम आदमी चिढ़कर बोला, अरे अगर तुम यहाँ समय बर्बाद करने की योजना बना रहे हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। लेनार्ट नीरमैन के कभी शांत रहने वाले चेहरे पर अचानक मोटी नसें उभर आईं। किसकी हिम्मत हुई? पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिकारियों में से एक, उससे कोई इतनी बेरहमी से कैसे बात कर सकता है? मैं आज तुम्हारा रवैया हमेशा के लिए ठीक कर दूंगा। जर्मन शिकारी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए पहना हुआ धूप का चश्मा उतार दिया और घूम गया। यहाँ देखो मित्र, आपने अभी जो कहा, आपको लगता है कि आप सीधे मेरे सामने शब्द दर शब्द दोहरा सकते हैं? लेनार्ट नीरमैन अपने चेहरे पर भारी झुंझलाहट के साथ खड़ा था। उसके सामने वाला आदमी, जो उस जर्मन से कम एक सिर लंबा था, उसने अपना धूप का चश्मा उतार दिया और खतरनाक ढंग से गुर्राया। लेनार्ट नीरमैन ने तुरंत पहचान लिया कि यह हट्टा कट्टा आदमी कौन था और उसकी अभिव्यक्ति वही चट्टान की तरह कठोर हो गई। वह अपना मुंह खोलने से पहले झिझका। प्लीज पहले आगे बढ़ो। थॉमस आंद्रे ने जर्मन हंटर को पार करने के लिए अपने चौड़े कंधों का इस्तेमाल किया और आव्रजन नियंत्रण में कदम रखा। माफी मांगने का कार्य लौरा के लिए आरक्षित था, जो उसके पीछे से आ रही थी। वह एक प्रामाणिक विशेष प्राधिकारी रैंक शिकारी था।
वास्तविक थॉमस आंद्रे, जिसे अक्सर दुनिया का शीर्ष हंटर कहा जाता है, को देखने के बाद हवाई अड्डे के कर्मचारियों को लगा कि उनकी सांसें बहुत भारी और कठिन हो गई हैं। वह कितना विशालकाय था, यह कारण नहीं था कि लोगों ने उसके साथ गोलियत उपनाम जोड़ दिया। थॉमस आंद्रे ने देखा कि आव्रजन अधिकारी का चेहरा तेजी से पीला पड़ रहा है और उसने एक सामान्य मुस्कान लाने से पहले धूप का चश्मा वापस पहन लिया। क्या यह मिस्टर सेउन का देश है? चैप्टर 205। ओह मेरे राजा, क्या मुझे किसी विशेष मामले के संबंध में आपको संबोधित करने की अनुमति दी जा सकती है? बेरू ने अचानक जिन वू से संपर्क किया। सबसे शक्तिशाली छाया सैनिक, जिससे सुदूर राक्षसों को मारने के लिए चींटी बटालियन का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था, अपने मालिक से क्या कहना चाहता था? क्या चल रहा है? जिन वू ने अंदर ही अंदर उससे पूछा। फिर बेरू ने सावधानी से अपने मालिक से अनुमति मांगी। क्या आप इतने दयालु होंगे कि शिकार को इस नौकर के स्थान तक ले जा सके? शिकार को उसके स्थान तक पहुंचाएं। बेशक बेरू जिस शिकार के बारे में बात कर रहा था, वह राक्षस थे जो विभिन्न कालकोठरी टूटने के बाद गेट के बाहर घूमते थे। इसका तात्पर्य यह था कि पूर्व चींटी राजा अकेले ही सभी राक्षसों की देखभाल करना चाहता था। यहां तक कि लालच भी शक्ति के मामले में बेरू की तुलना नहीं कर सका, हालांकि उन्हें एक ही कमांडर ग्रेड में माना जाता था। इसलिए यह संभावना नहीं थी कि उसके अधीनस्थों ने विद्रोह या ऐसा कुछ शुरू किया हो और वह अब अकेले ही काम करना चाहते हो। जिन वू ने कुछ देर तक इस अनुरोध के कारण पर विचार किया, लेकिन फिर एक निश्चित संभावना तुरंत उसके दिमाग में घुस गई। ये हो सकता है, जब भी मैं किसी शिकार को हराता हूं, मैं अपने पूरे शरीर में मोल्टिंग जैसी अनुभूति महसूस कर सकता हूं, मेरे राजा। जैसा उसने सोचा था, उसका अनुमान सही निकला। मोल्टिंग, बेरू ने कहा। मतलब वह अगले चरण में प्रवेश करने वाला था। शैडो आर्मी में शामिल होने के बाद से बेरू हमेशा सबसे आगे खड़ा रहा और किसी भी अन्य की तुलना में अधिक दुश्मनों से लड़ा, और अंततः उसे उच्च ग्रेड में आगे बढ़ने के अवसर से पुरस्कृत किया जा रहा था। ये याद करते हुए कि इग्रिट और आयरन जैसे उच्च श्रेणी के सैनिक उन्नति के बाद कितने मजबूत हो गए थे। यह अद्भुत समाचार है। शैडो आर्मी का हिस्सा बनने से पहले ही बेरू रैंक एस हंटर्स के साथ खिलवाड़ करने के लिए पहले से ही काफी मजबूत था। उसका वर्तमान ग्रेड भी उसके सभी मौजूदा शैडो सोल्जर्स में सबसे ऊंचा था। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अंततः कमांडर से ऊपर का ग्रेड देखने को मिलेगा? जिन वू वास्तव में इस बात को लेकर उत्सुक हो रहा था कि उसकी प्रगति के कारण उसके आंकड़े बहुत बढ़ जाने के बाद बेरू किस तरह के बदलावों से गुजरेगा। उसने तुरंत अपने चींटी सैनिक को उत्तर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह उत्सुकता से अपने राजा के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है, चलो ये करते हैं। ओह, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, मेरे राजा। मैं तुरंत चींटी बटालियन को आपकी ओर वापस भेज दूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जिन वो मन ही मन मुस्कुराया। निस्संदेह बेरू अपने संप्रभु की अभिव्यक्ति को नहीं देख पाएगा, क्योंकि वे दर्जनों किलोमीटर दूर थे। छाया सेना, जिन वो ने चिल्लाया, और उसके सैनिकों लगभग 1200 ने एक साथ उसे जवाब दिया। इग्रिट शूरवीरों का नेतृत्व करने का प्रभारी, फैंग्स ने हाई ऑक्स का नेतृत्व किया, जिमा ने नागाओं का नेतृत्व किया, नंबर 6 ने दिग्गजों का नेतृत्व किया, टैंक ने आइस बियर्स का नेतृत्व किया, और यहां तक कि लालच ने बचे हुए सैनिकों का नेतृत्व किया। उसने सोचा कि वह उनकी तेज दहाड़े सुन सकता है। उनमें से हर एक ने अपना सारा ध्यान जिन वू के संबंध पर केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसने उनके तनाव को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया, यहां तक कि इतनी दूर से भी। संतुष्टि की इस भावना का आनंद लेते हुए जिन वू ने अपना नया आदेश जारी किया। हर कोई हट जाओ, मैं तुम लोगों को वापस चाहता हूं। जैसे ही उसका आदेश दिया गया, छाया सेना की पूरी सेना फिर से आगे बढ़ने लगी। सभी सैनिक वापस अपनी छाया अवस्था में लौट आए और तेजी से उस दिशा में चले गए जहां जिन वू उनका इंतजार कर रहा था। ओह मेरे राजा, आपने अपने वफादार सैनिकों को क्यों वापस बुला लिया है? जिन वू ने आश्चर्यचकित आवाज वाले बेरू पर हंसते हुए उत्तर दिया। यहां से केवल आप और मैं ही शेष राक्षसों को हराएंगे। बेरू की प्रगति को गति देने के लिए यह उपलब्ध सर्वोत्तम विकल्प प्रतीत हुआ। ठीक उसी तरह जैसे एक उच्च स्तर के खिलाड़ी ने एक खेल में निचले स्तर के दोस्त की मदद की, वह बेरू के साथ लड़ने की योजना बना रहा था और इस प्रक्रिया में अपने अधीनस्थ को अनुभव बिंदुओं का एक पूरा समूह उपहार में देते हुए उसकी शिकार की गति को बहुत तेज कर रहा था। दूसरे शब्दों में, वह पावर लेवल बेरू की ओर जा रहा था। अभी भी ऐसे कई क्षेत्र थे जहां कालकोठरी तोड़ दी गई थी, इसलिए यदि वे दोनों उन्हें साफ करने के लिए चले गए, तो आवश्यक स्तर की सीमा जल्द ही पूरी हो जाएगी।
बेशक, चूंकि उन्हें जिस जमीन को कवर करना था वह विशाल थी, इस पद्धति की दक्षता दुश्मनों को साफ करने के लिए अपने सैनिकों को भेजने की पद्धति से बहुत पीछे थी, लेकिन बेरू की उन्नति यहाँ प्राथमिकता थी। ओह मेरे राजा! बेरू अपना वाक्य पूरा नहीं कर सका, उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। ये देखते हुए कि जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी भावनाएं समृद्ध होती गईं, इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह पूरे दिन छाया में छिपकर टीवी देखता रहा था, जबकि उसे घर पर अपनी माँ और जिनाह की रक्षा करनी थी। जैसे ही उसकी परछाइयों को याद करना लगभग पूरा हुआ, जिनवू ने अपने सैनिकों से सवाल पूछा, क्या बेरू के अलावा कोई और भी है जो महसूस करता है कि उनकी उन्नति बहुत करीब है? शायद अनिवार्य रूप से कोई उत्तर नहीं मिला। आखिरकार अगली कक्षा में आगे बढ़ना आसान नहीं था, और किसी को आने वाली प्रगति को महसूस करने के लिए एक उत्कृष्ट धारणा की भी आवश्यकता होगी। एक कारण था कि केवल बेरू ही अपने सभी छाया सैनिकों में से अपनी उन्नति को महसूस कर सकता था। जैसे ही उनके विचार इस बिंदु पर पहुंचे, जैसे ही बेरू वहां खड़ा था, अपने साथी के साथ अंतरंग अकेले शिकार पर जाने की इच्छा कर रहा था, तभी उसके बगल से एक और छाया सैनिक जमीन से बाहर आया। जहां बेरू के चेहरे पर निराशा की झलक दिखी, वहीं जिनवू की अपनी अभिव्यक्ति और भी अधिक चमक उठी। अच्छा, जैसा कि वह सामान्य रूप से करता है, इग्रिट विनम्रतापूर्वक एक घुटने पर बैठ गया। औपचारिकताओं के प्रति इग्रिट के अधिक समर्पण से जिनवू को हमेशा असहजता महसूस होती थी, लेकिन फिर भी लंबे समय के बाद फिर से इस भाव को देखकर उसे खुशी हुई। इग्रिट की उन्नति, वह भी कुछ ऐसी चीज थी जिसका वह इंतजार कर रहा था। ठीक है, आइए शुरू करें। जिनवू ने डेमन किंग्स शॉर्ट्सवर्ड्स को बुलाया और गहराई से मुस्कुराया। यह प्रजनन की कितनी अद्भुत दर थी, इतना समय नहीं हुआ था, फिर भी वृक्ष राक्षसों के झुलसे काले अवशेषों से नए अंकुर निकल रहे थे। इसके अलावा जापान में लगभग 40 कालकोठरी तोड़ने वाले स्थान खाली करने के लिए बचे थे। अगर इन तीनों को उन सभी को साफ करना होता तो हर सेकंड और हर मिनट कीमती होता। जिन गिल्ड कार्यालय के भीतर यू जिन हो के लिए ये कार्यालय उसकी अपनी जगह से कहीं अधिक आरामदायक हो गया था, लेकिन इस पल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर गुजरता मिनट 1 घंटे के बराबर कष्टदायी रूप से लंबा था। उसने एक नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर डाली। इसमें कहा गया शाम 4:10 बजे। उस आदमी को यहां आए हुए 2 घंटे से अधिक हो गए थे। इस बात से चिंतित होकर कि उसके अचेतन लार निगलने से बहुत अधिक शोर हो रहा था, यूजिन ने तुरंत एक तरफ अघोषित अतिथि की ओर देखा। दुर्भाग्य से उसकी नजर धूप के चश्मे के पीछे छुपी मेहमान की आंखों से मिल गई। बड़े आदमी ने ताजा मुस्कान के साथ उत्तर दिया। यू जिन हो ने अपने कठोर चेहरे की मांसपेशियों को अपनी खुद की मुस्कुराहट बनाने के लिए मजबूर किया, या कुछ ऐसा जो लगभग उसी जैसा था, और जल्दी से अपनी नजर कहीं और हटा ली। उसके माथे पर पसीने की मोटी बूंदें बन गईं। फिर उसने जल्दी से अपना खराब फोन निकाला और अपने प्रिय बड़े भाई को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन यह समय की बर्बादी थी। बड़े भाई के साथ अंतिम संचार हुए 2 दिन हो चुके थे। किसी कारण से वह अपना फोन ही नहीं उठा रहा था। आज भी यू जिन हो ने अपना फोन नीचे कर लिया और अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। गिल्ड के अन्य कर्मचारियों की भी यही कहानी थी। ये प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिन्होंने जिन गिल्ड की क्षमता को देखने के बाद इसके लिए काम करना चुना, वे सभी इस अजीब माहौल से अभिभूत थे और जैसे कि उन्होंने ऐसा करने का वादा किया हो, इस भारी चुप्पी को दृढ़ता से बनाए रखा। निस्संदेह इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। नहीं, जो कोई भी खुद को समान स्थिति में पाता है वह उसी तरह से प्रतिक्रिया करेगा। विशेष रूप से तब जब कार्यालय के कोने पर कुर्सी पर बैठा व्यक्ति पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली शिकारियों में से एक था, जिसे दुनिया के सबसे छोटे फ्यूज वाले व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता था। इतना ही नहीं, इस ऑफिस का मालिक वही आदमी था जिसने इस हंटर को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया था और उसे अस्पताल पहुंचाया था। तो इस आदमी के सामने कोई कैसे मुस्कुरा सकता है और आपस में हंसी मजाक से बातचीत कर सकता है? निस्संदेह वह थॉमस आंद्रे था, दुनिया के शीर्ष पर खड़ा हंटर जिनवू से मिलने के लिए जिन गिल्ड का दौरा करने आया था। इसके लिए धन्यवाद। वाइस गिल्ड के अध्यक्ष यू जिन हो और उनके कर्मचारियों के पास इस अघोषित अतिथि से निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और परिणामस्वरूप ऐसा महसूस हुआ कि वे इस समय हर गुजरते सेकंड के साथ थोड़ा मर रहे थे। यू जिन हो सोचने लगा कि क्या उसे बड़े भाई से एक बार और संपर्क करने का प्रयास करना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर गिल्ड का स्वचालित दरवाजा खुल गया। यू जिन हो सहित हर एक कर्मचारी का सिर तुरंत उस दिशा में घूम गया। तुरंत उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यू जिन हो बेहद खुशी के मारे अपनी सीट से उछल पड़ा और ऐसी आवाज में बोला जिसमें इस गिल्ड के लिए काम करने वाले सभी लोगों के हताश याचना भरे दिल शामिल थे।
बड़े भाई, मैं सोच रहा था कि इतने सारे पत्रकार बाहर क्यों डेरा डाले हुए थे, लेकिन यह। जिन वू ने असहाय होकर थॉमस आंद्रे को मुस्कुराते हुए देखा। उस अभिव्यक्ति को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि अमेरिकी पहले जो कुछ हुआ था उससे परेशान था, तो उसे यहां तक लाने का क्या कारण था। हालांकि मजेदार बात यह है कि यह यूजिनहो ही था जिसने थॉमस आंद्रे से पहले जिन वू का स्वागत किया था। बड़े भाई, मैं तुम्हें इतनी देर तक संपर्क नहीं कर सका। ठीक है, मैं व्यस्त था। 1 मिनट रुको, अब मैं तुम्हारे कपड़े देख रहा हूं। यूजिनहो लड़खड़ा गया और चलना बंद कर दिया। जिन वू के कपड़ों पर उन कठोर लड़ाइयों के अनगिनत सबूत थे जिनसे वह गुजरा होगा। यह अपनी विशाल राक्षस शिकार यात्रा समाप्त करने के बाद बड़े भाई को देखने जैसा था। अगर बड़ा भाई लगातार लड़ रहा था, इस हद तक कि वह लगातार 2 दिनों तक किसी से संपर्क नहीं कर सका, तो बड़े भाई की तलवारों से कितने राक्षसों को वापस नरक भेजा गया। नरसंहार की कल्पना करने की कोशिश करने से उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो जाने का एक बुरा मामला सामने आया। इसी समय थॉमस आंद्रे जिन वू के पास जाने के लिए इत्मीनान से कुर्सी से उठा। चूंकि वह इतना बड़ा आदमी था, शुरुआत में उसे अपने और अपने लक्ष्य के बीच की दूरी को कम करने के लिए इतने कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। जल्द ही अमेरिकी जिन वू के सामने खड़ा हो गया। वे यहां फिर से लड़ने नहीं जा रहे हैं। गिल्ड के कर्मचारी इन दोनों के वर्तमान संबंधों से अनभिज्ञ थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे घबराए हुए लार को निगलने में व्यस्त थे, क्योंकि उनकी आंखें एक दूसरे के सामने खड़े 2 व्यक्तियों पर टिकी थीं। उनके दौड़ते दिलों की आवाज इतनी तेज थी कि जिन वू के कान वास्तव में उस पर हमला करने वाले शोर से दर्द कर रहे थे। मिस्टर सियोग, थॉमस आंद्रे ने सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाया। जिन वू मुस्कुराया और उसे मिलाने के लिए प्रस्तावित हाथ को पकड़ लिया। दोनों व्यक्तियों ने इस तरह एक संक्षिप्त अभिवादन किया, लेकिन फिर थॉमस आंद्रे के चेहरे की मुस्कान एक पल में मिट गई। यह कैसे हो सकता है? किसी कारण से अमेरिकी को लगा कि हंटर सेओंग जिन वू पहले से अलग था। यह केवल थोड़ा सा ही था, लेकिन यह सियोंग जिन वू उस व्यक्ति से भिन्न था जिससे वह अमेरिका में मिला था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि धारणा बदल गई थी? निश्चित रूप से, जब वे पहली बार मिले थे या जब वे भोज में थे, तब जिन वू की पोशाक उनके वर्तमान कपड़ों से उल्लेखनीय रूप से भिन्न थी, जो वास्तव में खेदजनक स्थिति में थी। हालांकि कपड़ों से असंबद्ध मजबूती की एक निश्चित भावना अभी उसमें महसूस की जा सकती थी। एक शब्द में कहें तो यह मजबूत था। तब वह मजबूत था, लेकिन अब वह और भी मजबूत बनकर सामने आया है। क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कम से कम उसके सामान्य ज्ञान के अनुसार तो नहीं। थॉमस आंद्रे की अति तीक्ष्ण इंद्रियों ने उसे जिन वू के परिवर्तन का पता लगाने की अनुमति दी, जो कि ऊपर चढ़ने से हुई थी, लेकिन उसके पास यह समझने के लिए ज्ञान का अभाव था कि वह यहाँ क्या महसूस कर रहा था। जैसे ही अमेरिकी अपनी उलझन में तैर रहा था, उनका हाथ मिलाना समाप्त हो गया और जिन वू ने उससे सवाल पूछा, आपका कोरिया आना कैसे हुआ? अरे ऐसा है। थॉमस आंद्रे ने अपनी बुद्धि वापस पा ली और एक और मुस्कान बनाई। क्या मैंने तुमसे पहले वादा नहीं किया था? मैंने तुमसे कहा था कि जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा तो मैं भोजन खरीदूंगा। उसने अपना पूरी तरह से ठीक हो चुका बायां हाथ उठाया और चारों ओर लहराया। और भी। जिन वू ने एक नजर दीवार पर लगी घड़ी पर डाली। दोपहर के लगभग 4:30 बज रहे थे। जाहिर तौर पर दोपहर के भोजन के लिए बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन रात के खाने के लिए भी थोड़ी जल्दी थी। रात के खाने के समय से पहले अभी भी बहुत समय बाकी है। जिन वू ने थॉमस आंद्रे से समझ मांगी और जल्दी से यूजिन हो के पास चले गया। अब जब वह जानता था कि उसके साथ अमेरिकी का व्यवसाय इतना जरूरी नहीं था, तो उसने पहले उस मामले को प्राथमिकता देने का फैसला किया जिस पर उसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। क्या आप मेरे लिए सियोल में खुलने वाले सबसे बड़े गेट का पता लगा सकते हैं? जिन वो का अनुरोध सुनकर यूजिन हो की आंखें अतिरिक्त घूम गईं। बड़े भाई, क्या ये तब तक ठीक रहेगा जब तक ये बड़ा है? ये ठीक है अगर किसी ने इसे पहले से ही बुक कर लिया हो, तो एक ऐसा खोजे जो काफी उच्च रैंक वाला हो। समझ गया बड़े भाई। यूजिन हो ने प्रकाश की गति से कीबोर्ड पर टाइप किया और उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल अभिव्यक्ति बनने से पहले प्रासंगिक जानकारी की खोज की। बड़े भाई, मुझे एक विशेष रूप से खतरनाक रैंक के गेट मिला। सच में? हालांकि हंटर्स गिल्ड ने पहले ही इस पर आपत्ति जताई है। हालांकि यूजिन हो की अपेक्षा के विपरीत, जिनवो बिल्कुल भी निराश नहीं दिखा। ये ठीक है, उसे इसकी परवाह नहीं थी कि किसके पास छापेमारी की अनुमति थी या नहीं। वास्तव में जिन वू ने सोचा कि अब खुद को समझाना आसान होगा, क्योंकि वह हंटर्स गिल्ड के किसी व्यक्ति को जानता था और इससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई।
जिन वू ने थॉमस आंद्रे को संबोधित करने के लिए मुड़ने से पहले प्रसन्न हवादार कदमों के साथ कार्यालय छोड़ने की तैयारी की। मुझे एक काम करना है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। जहां तक वादे किए गए भोजन का सवाल है, मेरे लौटने के बाद इस बारे में बात करेंगे। जिन वू ने परेशान अमेरिकी को पीछे छोड़ दिया और बहती हवा की तरह कार्यालय से गायब हो गया। जोर जोर से हंसने से पहले थॉमस आंद्रे ने चकित होकर उस द्वार को देखा जिससे कोरियाई शिकारी गायब हो गया था। जिन वू जो कर रहा था वह असंगत लग सकता है, लेकिन फिर ये थॉमस आंद्रे ही था जो शुरुआत में पूरी तरह से अघोषित रूप से सामने आया। वास्तव में उसे उम्मीद करनी चाहिए थी कि सेउंग जिन वू के स्तर का एक हंटर उससे भी अधिक व्यस्त होगा। उस मामले में मैं यहीं रहूंगा। थॉमस आंद्रे ने कार्यालय छोड़ने से पहले उस होटल का संपर्क विवरण छोड़ दिया जिसमें वह यू जिन हो के साथ रह रहा था। यू जिन हो ने उस समय राहत की सांस ली जब उसने उस खाली जगह को देखा जिस पर कभी अमेरिकी की विशाल आकृति रहती थी, लेकिन फिर अपने ठीक बगल में एक और उपस्थिति को महसूस करने के बाद वह डर के मारे लगभग उछल पड़ा। आप भी अभी भी यहीं थे। ये काफी अफसोसजनक था कि लेनार्ड नीरमैन, जो थॉमस आंद्रे के आने से बहुत पहले गिल्ड कार्यालय में आया था, उसे कोरियाई भाषा पर कोई पकड़ नहीं थी। फिर भी वह आहजिन गिल्ड के उपाध्यक्ष के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त था कि वह अब तक उसकी उपस्थिति के बारे में पूरी तरह से भूल गया है। मैंने पहले से भी अपॉइंटमेंट ले लिया था, यह महसूस करते हुए कि उसके जैसा व्यक्ति भी, जो जर्मनी में वीवीआईपी की तरह व्यवहार किया जाता था, इस हद तक भुला दिया जा सकता है। उसका सिर धीरे धीरे फर्श की ओर झुक गया। दुर्भाग्य से अब वह और क्या कर सकता है जब एकमात्र थॉमस आंद्रे ने भी बिना किसी शिकायत के कार्यालय छोड़ दिया। चाहे वह राक्षस हो या शिकारी, आखिरकार आपके पास केवल एक ही जीवन था। लेनार्ड नीरमैन अपने शरीर में किसी भी तरह की ऊर्जा के बिना खड़े हुए और थॉमस आंद्रे द्वारा छोड़े गए मेमो के छोटे से कोने पर अपना संपर्क विवरण लिख दिया। हंटर्स गिल्ड के विशिष्ट आक्रमण दल के सदस्य छापे की तैयारी के बीच में थे, लेकिन जिन वो के अचानक प्रवेश ने उनका ध्यान छीन लिया और वे अब केवल उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। चाहे इन्हीं एकमात्र ऐसी महिला थी जिसे उससे सलाह मिली थी, इसलिए वह कम से कम अपने सहकर्मियों की तुलना में एकत्र रहने में सक्षम थी। आप हमारी कालकोठरी उधार लेना चाहते हैं? कुछ हुआ क्या? ये वैसा ही है जैसा मैंने पहले कहा था। यदि संभव हो तो मैं कालकोठरी उधार लेना चाहूंगा। हमेशा की तरह महसूस होने के बाद एक और परिचित चेहरा देखकर जिन वो के चेहरे पर सच्ची खुशी की चमकीली मुस्कान आ गई। दूसरी ओर उसने लंबे समय से उससे संपर्क नहीं किया था और फिर भी अचानक उसके सामने आने के बाद उसने जो पहली बात कही वह एक कालकोठरी उधार लेने के बारे में थी जिस पर उसकी टीम छापा मारने वाली थी। चाहे इनको गुस्सा आने वाला था, लेकिन जिन वो कितना खुश था, ये देखकर उसने अपनी नजरें कहीं और हटा ली। जब वह झिझक में वहां खड़ी थी, कुछ कहने के बारे में सोचने में असमर्थ थी, चोई जोंग इन तेजी से दौड़कर अंदर आया और जिन वो को संबोधित किया। वास्तव में हंटर्स गिल्ड का मास्टर उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। सियोंग हंटर महोदय, स्पष्टीकरण काफी जल्दी समाप्त कर लिया गया था। जिन वू बॉस को छोड़कर कालकोठरी के अंदर हर एक राक्षस को मारने का प्रस्ताव रख रहा था और उसने किसी और चीज को न छूने का भी वादा किया था। इस लायक कोई गिल्ड मास्टर नहीं होगा जो इस सौदे को अस्वीकार कर दे। बात यह थी कि चोई जोंग इन इस उच्च रैंकिंग गेट के अंदर अपने लोगों के घायल होने से बहुत चिंतित था, इसलिए उसने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर इस प्रस्ताव का स्वागत किया। बेशक खुद छापेमारी टीम के सदस्य भी इस घटनाक्रम का स्वागत कर रहे थे, हालांकि वे सावधान थे कि इसे बाहरी तौर पर न दिखाया जाए। जिन वो तुरंत गेट की ओर बढ़ा। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ दूर जा पाता, किसी ने उसकी आस्तीन खींची तो वह ये देखने के लिए पीछे मुड़ा कि यह कौन है। उसने वहां चाहे इन और उसके शर्माते गालों को पाया, जो उससे धीमी आवाज में पूछ रही थी, तुम कालकोठरी के अंदर क्या करोगे? कुछ ऐसा है जिसका मुझे अंदर परीक्षण करना है। आप देखिए, मेरे एक समन में बदलाव हो गया है। चाहे इन ने उन दो सम्मनों को याद किया जिनके खिलाफ उसने एसोसिएशन के व्यायामशाला में लड़ाई लड़ी थी, इग्रिट और बेरू। वे इतने सशक्त थे कि उन्हें मात्र सम्मन के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता था। उसे रैंक एस हंटर माना जाता था, फिर भी वे दोनों आसानी से उसकी जान को खतरा पैदा कर सकते थे। क्या उन दोनों के संबंध में कुछ बदलाव आया है और वह अब उनका परीक्षण करना चाहता है? चाहे इन वास्तव में उत्सुक हो गई और भी धीमी आवाज में फुसफुसाया, उस मामले में क्या मैं भी आपके साथ अंदर जाकर देख सकती हूँ? जिन वू ने उस प्रश्न को सुना जिसमें थोड़ा सा छिपा हुआ मकसद था और उसने दृढ़तापूर्वक अपना सिर हिला दिया। यह बहुत खतरनाक हो जाएगा। आप देखिए, मैं उससे अनियंत्रित होकर भागने देने की योजना बना रहा हूं।
जिन वू ने उसकी बात काट दी, उसकी अभिव्यक्ति गंभीरता की थी। चाहेन ने अपना सिर हिलाया और आगे दबाव नहीं डाला। जिन वू ने अपनी लालसा भरी निगाहों को पीछे छोड़ा और गेट में कूद गया। आप कालकोठरी में प्रवेश कर चुके हैं। वही संदेश जो उसने कई बार देखा वह फिर से सामने आ गया। जिन वू ने जल्दी से अपनी छाया में स्टैंड बाय पर बेरू को बुलाया। बाहर आओ।